एवरीवन, सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज योर ताजमीन मैम और आज मैं आप लोग कराने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है मैग्नेट ब्रेन्स का। यस स्टूडेंट, मैग्नेट ब्रेन्स जो हम लोगों ने डिजाइन मतलब मैंने जो आपका पेपर डिजाइन किया अपनी तरफ से, तो वह सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो है आपका सैंपल पेपर 9। सो स्टूडेंट, वी हैव सॉल्व्ड two sample papers, sample paper 7 and sample paper 8. So if you have missed that session, so don't worry student, the link is given in the description box. Go and check out the link. So now today we are going to discuss sample paper 9 and this is very important because of your board examinations is around the corner, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं ये। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें वो टॉपिक मास्टर हो पाता है। तो लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ सैंपल पेपर 9। एंड या एक और चीज़ बता देती हूँ स्टूडेंट, मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो स्टूडेंट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू कर रहे हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये पेपर डिजाइन किया गया है बोर्ड एग्जामिनेशन को देखकर। बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसा पेपर आता है उसको देखकर ही हमने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये है कि मिनिमम आपको पता है कि मार्क्स कितने होते हैं, है ना, कितने मार्क्स का पेपर होगा स्टूडेंट? ये आपके 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है। अब आपको पता है यार 3 आवर्स आपको मिलते हैं, तो टाइम अलाउड 3 आवर्स। नाउ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो दैम। जैसे फर्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपके 39 क्वेश्चंस हैं और इन अ 5 सेक्शंस। यस, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 39 एंड द पेपर इज डिवाइडेड इनटू अ 5 सेक्शंस, A, B, C, D and E. नेक्स्ट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कंपलसरी हैं। देयर इज अ नो चॉइस, बट देयर कैन बी अ इंटरनल चॉइस इन अ सेक्शन, ठीक है। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, जैसे 11 का A कर लीजिए या फिर B कर लीजिए, है ना। यस मैम, और में आएगा आपके पास ये। चलिए नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दीज क्वेश्चन। जहां पर आपको चॉइस मिलेगी वहां पर आपको एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो सेक्शन ए है स्टूडेंट, उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी में 6 वेरी शॉर्ट हैं, ओके, कैरिंग 2 मार्क्स ईच, ओके। यस मैम, आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी इन अ रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड्स। नेक्स्ट, सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, कैरिंग 3 मार्क। आपको पता है ना, शॉर्ट आपके 2 टाइप के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए आपके 2 मार्क के होते हैं, टाइप बी आपके 3 मार्क के होते हैं, ओके। और उनके आंसर आपको 50 to 80 वर्ड्स में लिखने हैं। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग आंसर्स, 3 लॉन्ग आंसर्स हैं, है ना, और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। आंसर आपको 80 से 120 वर्ड्स में लिखना है। सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 सोर्स बेस्ड, 3 आपको केस स्टडी मिलेंगी, उन केस स्टडी को आपको सॉल्व करना है। एक केस स्टडी आपकी 4 नंबर की होगी। दिस इज सिंपल। तो लेट्स बिगिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ठीक है। मार्क द वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रू, नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट। बिकॉज ये टर्म अगर आपसे मिस हो गए गलती से भी, सो बेटा क्या हो सकता है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। कभी कभी ना हमारी आंखों से नॉट ओझल हो जाता है। मान लो वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, नॉट डाल देगा वो। आपने नॉट ही नहीं पढ़ा, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क कर दिया, तो इस तरीके से नंबर चले जाते हैं, ओके। यस मैम, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू 2। ये बोल रहे हैं जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है विच इज AgCl, जब आप इसको बहुत देर तक सनलाइट में रखते हो स्टूडेंट, ठीक है, तो वो ना आपका क्या होने लगता है, वो आपका ग्रे होने लगता है। ऑब्वियसली बात है, ये वाइट कलर का है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ये Ag में टूट जाता है और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है, तो दिस इज ग्रे इन कलर। सो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है, इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट? इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब कि डिकम्पोज हो जाता है, ये टूट जाता है। और यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी सोर्स क्या है स्टूडेंट? आपका सनलाइट है।
तो आइए पढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये बोल रहे हैं कि भाई सिल्वर का फॉर्मेशन होता है सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन की वजह से। नेक्स्ट सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा आपका ए। क्या होगा स्टूडेंट इसका आंसर होगा आपका ए। आपको पता है भाई क्या होगा, सिल्वर का फॉर्मेशन होगा। मैंने क्या बताया, ग्रे कलर का कौन है, सिल्वर ही तो है, क्लोरीन तो चला गया, तो कौन है बेटा, सिल्वर ही तो आपका ग्रे कलर का बचेगा। वो यही तो पूछा था आपसे कि भैया जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हो तो वो ग्रे क्यों हो जाता है, क्योंकि सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाता है सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन की वजह से। एज आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर। इजी था, ओके मैम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, कौन सा इसमें से सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड इज दिस कि मैम व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो होमोलोगस सीरीज होती है वो होती क्या है स्टूडेंट। तो आपको पता है भाई इट इज अ सीरीज ऑफ अ मेंबर जहां पर जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं स्टूडेंट। इनके पास क्या होता है, ये डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप, डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। डन, यस। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे आपका मान लो CH4 है, सो दिस इज मीथेन। अब मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ दूसरा विच इज C2H6, दिस इज ईथेन। एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन बिटवीन मैम, आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोनों ही एल्केन है एंड बोथ द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली अ सिंगल बॉन्ड, है ना, इन बिटवीन द एटम्स। यस मैम, दे आर शेयरिंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर हाइड्रोकार्बन्स, दे आर एल्केन, दे आर सैचुरेटेड, ठीक है। On burning, they give a clean flame, which is a blue flame. So they share the similar chemical properties, है ना. On combustion, they produce a CO2, water, and heat. Are you getting my point? बिल्कुल मैम. Now differ by CH2 group. Look at the number of carbon atoms. Here is only one carbon, and here is the 2 carbon atoms. So now there is a 1 more carbon atom, and there is a 4 hydrogen atom, and here is a 6. So the difference is of CH2 group ना. So ऐसे मेंबर्स जो सीरीज बनाएंगे वो सीरीज आपकी होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। समझ में आया वाला पॉइंट? बिल्कुल मैम। अब नाउ दे आर आस्किंग यू विच डज नॉट बिलोंग, कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है। अब आप देखेंगे जैसे विच इज पहला है CH4, नेक्स्ट है C2H6, तीसरा है C3H8, चौथा आप देखिए C4H8 है, ठीक है। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगी, ये सारे के सारे एल्केन्स हैं, बट सारे नहीं है, उसमें एक मेंबर नहीं है एल्केन का। तो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है और इनका एक जर्नल फॉर्मूला होता है। जैसे एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सो मान लो मैं बोलती हूँ इफ़ आई एम सेइंग कि भैया मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डाल के देखती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एल्केन के मेंबर्स बनाऊंगी तो आप देखेंगे अगर मैं कार्बन में 1 डालती हूँ तो CH4 बनेगा, 2 डालूंगी तो C2H6 बनेगा ना। देखो आप यहाँ पे C2H2 × 2 4, 4 + 2 6, तो विच इज C2H6। 3 डालूंगी तो C3H8 है ना। और अगर मैं डालूंगी इससे अगला वाला तो CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है ना, तो C4H10 होना चाहिए। तो वाई दे आर राइटिंग C4H8? So this is not the member of alkane. This is not the member of the homologous series of alkane. So the answer will be D. समझ में आया स्टूडेंट्स? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। Okay. Now let's move ahead. Okay. Which is third question. Which of the following 2 combinations are correct? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट है? Now अब उसके साइड में देखो, एक आपको चीज़ गिवन है, ठीक है। ये बोल रहे हैं मेटल है, एक मेटल है, उसमें मेटल में आपने HCl को ऐड किया, ठीक है। तो मेटल के साथ आप डाइल्यूट HCl को ऐड कर रहे हैं, तो ना होगा क्या कि जो मेटल होता है आपका ये HCl को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा इसको, एंड इसकी जगह लेके क्या बनाएगा स्टूडेंट, यहाँ से बनाएगा मेटल का सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन विच इज अकरिंग इन बिटवीन द मेटल एंड अ एसिड, बट दिस इज नॉट ऑलवेज हैपनिंग। वाई? क्यों नहीं हो रही मैम ये हमेशा? बिकॉज स्टूडेंट मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव। क्या?
रीजन इसका ये हो जाएगा कि जो आपका मेटल है इट शुड बी, अब आप बोलेंगे मैम एज यू आर सेइंग कि मेटल शुड बी रिएक्टिव, बट फ्रॉम मतलब किससे, there is a metal, there is a non-metal, yeah. So student, it should be more reactive than hydrogen. Okay, yes ma'am. So it should be more reactive than hydrogen. ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा। समझ गए? बिल्कुल मैम। अब नाउ आप देखोगे यहाँ पे मेटल है कॉपर, गैस इवॉल्व हो रही है, ये बोल रहे हैं गैस इवॉल्व हो रही है। अब ये बोल रहे हैं कौन से कॉम्बिनेशंस करेक्ट हैं। आयरन है इवॉल्व हो रही है, मैग्नीशियम है इवॉल्व नहीं हो रही है, जिंक है तो इवॉल्व हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उल्टा चलते हैं, है ना। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ जिंक का। तो जिंक आपको पता है ना, स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा, तो ज़ीब्रा जिंक ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है। सो नाउ ये क्या करेगा जिंक, जब आप HCl लोगे और उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स डालोगे तो व्हाट विल हैपन, होगा ये जो जिंक है ये इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ से ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ZnCl2 बनाएगा विच इज अ जिंक क्लोराइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऐसा इसलिए होगा स्टूडेंट क्योंकि जिंक जो है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, दैट इज वाई जिंक इज रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द HCl। ओके यस मैम। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है कि भाई जिंक मेटल है और जब HCl आप उसमें ऐड कर रहे हो तो गैस वहाँ से इवॉल्व हो रही है, और गैस कौन सी गैस है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस है। ओके मैम, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब आप देखो फोर्थ ऑप्शन कहाँ पर है, जहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो तो भाई ऑप्शन में होना ही होना है। अब आप देखो आपका दूसरे में और चौथे में है, एलिमिनेशन टेक्निक सीखो अब यहाँ से मेरे से। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना, आपको समझ में आ गया, तो A और C आंसर नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा यहाँ पे, B और D, दो में खेल है ना। अब देखो, अब आप देखोगे मैग्नीशियम, भाई मैग्नीशियम तो रिएक्टिव होता है ना, स्टॉप कॉलिंग मी आ क्यूट ज़ीब्रा वाला, जिंक तो फिर भी नीचे आ रहा है, मैग्नीशियम तो ऊपर आ रहा है, मी से मैग्नीशियम था ना, याद आ रहा है, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो C नहीं हो सकता, C तो चलो है भी नहीं हमारे ऑप्शन में। अब आते हैं A और B में से देखते हैं। अब देखो आयरन है और कॉपर है, यार एक बात बताओ मुझे, हाउ कॉपर सेव्स द गोल्ड, हाउ कॉपर, तो कॉपर तो नीचे आता है हाइड्रोजन से, तो गैस कैसे इवॉल्व हो सकती है, तो मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर विल बी आपका होगा बेटा क्या, D, आपका D आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान तरीके से कैसे समझाऊँ मैं आपको, इससे ज़्यादा आसान तरीके से कैसे समझाऊँ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट फोर्थ, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड अ डाइल्यूट एसिड। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये एक किसके बीच में रिएक्शन दिखा रहा है, मेटल और डाइल्यूट एसिड के बीच में एक रिएक्शन दिखा रहा है। व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। ये बोल रहे हैं टेस्ट ट्यूब बी में मैग्नीशियम का ही डिफरेंट बिहेवियर आपको क्यों नजर आ रहा है। जैसे आप देखेंगे जिंक ने HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऊपर तैरने लगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल D में तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी बिकॉज कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो द रिएक्शन अकरिंग इन अ B इज नॉट पॉसिबल। नाउ द पॉइंट इज दिस, आपकी C हो जाएगी, A भी हो जाएगी, B भी हो जाएगी, बट मैग्नीशियम का ये डिफरेंट बिहेवियर क्यों, जब सब नीचे बॉटम पे है तो मैग्नीशियम ऊपर क्या कर रहा है, सरफेस पर। हाँ, तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन HCl, magnesium react with HCl to produce H2 which help in floating, magnesium react with HCl to produce N2 gas which help in floating. First of all, I really want to know from them कि if a magnesium react with the HCl then how it will produce a nitrogen gas. So this is the not correct answer. Magnesium react with HCl to produce CO2 gas. This is also incorrect. This is incorrect. This is incorrect. The only answer is B. So आपको पता है ना, मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा MgCl2 और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। These hydrogen gas bubbles will attach to the magnesium and then it helps magnesium to start floating in a water या in a beaker in a reaction. Done? Okay. आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल मैम बढ़ जाते हैं। एक साथ केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस इन, ये बोले किस में केमिकल रिएक्शन आपकी होगी, आप हमें इतना बताइए। ओके लेट्स सी। देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से ये चीज़ देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर जब एक मेटल सॉल्ट से रिएक्शन करता है तो होता क्या है बेटा, होता ये है कि यहाँ पे मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस
दी लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया विच इज ब्लू इन कलर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया एंड इन दिस बीकर आई took a copper sulfate solution which is a copper sulfate and now मैंने इसमें आयरन डाल दिया तो क्या लगता है होगा क्या, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है भाई, चेंज होगा, बिकॉज जो आपका Fe है वो कॉपर सल्फेट में से, कॉपर सल्फेट जो एक सॉल्ट है उसमें से Fe क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से आपका बन जाएगा क्या, Fe SO4 एंड साथ में आपकी कॉपर रिलीज हो जाएगा। एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट यहाँ पे? यस मैम। सो अब आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन FeSO4 से हो रही है, मतलब आपने कॉपर को डाला है FeSO4 के सोल्यूशन से। क्या आपको लगता है कि रिएक्शन पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कॉपर इज कैपेबल टू रिप्लेस द आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट? नो बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल, दिस विल नॉट गोना हैपन। ठीक है, सो ये बोल रहे हैं कि कौन से में केमिकल रिएक्शन होगी, तो पहले वाले में केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तो जहां पर भी आपको पहला ऑप्शन मिले हटाओ लिस्ट से। ठीक है, अब आते हैं आपका फोर्थ और जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप देखोगे FeSO4 से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे जिंक FeSO4 से रिएक्शन कर रहा है, मतलब कि जिंक की रिएक्शन किससे हो रही है, जिंक इज रिएक्टिंग विद FeSO4। नाउ एज वी ऑल नो दैट स्टूडेंट के जो आपकी केमिकल रिएक्टिविटी है, ऑब्वियसली बात है पहले ही रिएक्शन होगी, उसके बाद ही हमें उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता चला है उनके कि भैया वो कितने रिएक्टिव हैं। तो आपको पता है क्या होता है आपका, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ ज़ीब्रा इंस्टीड। ज़ीब्रा ऊपर आता है, इंस्टीड नीचे आता है, मतलब कि जिंक ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है। तो इसका मतलब जिंक जो है वो Fe को डिस्प्लेस कर जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ZnSO4 मिलेगा, साथ में आपका आयरन अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका थर्ड वाला है उसमें रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी मैम, थर्ड वाले में आपकी रिएक्शन होगी। आंसर तो आपको मिल ही चुका है, थर्ड एंड फोर्थ आंसर तो आपको मिल ही चुका है। वहाँ पे आयरन या आयरन सल्फेट से कैसे वो क्या ही डिस्प्लेस करेगा, वो तो दोनों सेम ही मेटल है। नेक्स्ट इसमें आप देखोगे कि आपका एल्यूमिनियम, ऑब्वियस सी बात है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ क्यूट ज़ीब्रा इंस्टीड। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Fe, तो वहाँ पर भी वो रिएक्शन होगी। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका रिएक्शन हो जाएगा आपका क्या, डी, कि सेकंड और फोर्थ वाले बीकर में क्या होने वाली है स्टूडेंट, रिएक्शन पॉसिबल होगी, बट इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड द रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। 6th question, the Latin name for dash is royal water। ठीक है भाई, एक लैटिन नेम है जो मतलब आपको ढूंढनी है वो सारी चीज़ें, इसका रॉयल वाटर है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। ओके भाई, जिसका भी ये पता लगा देना। एंड डैश डैश इन द रेशियो, और ये इस रेशियो में प्रेजेंट होता है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट आर डिफरेंट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, आइडेंटिफाई फर्स्ट सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली बात है यार, ये क्या है, ये है आपका एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, रॉयल वाटर। बिकॉज ये क्या करता है, देखो आप लोगों को पता है कि गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको डिजोल्व नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, नेटिव होते हैं नेचर में। बट एक्वा रीजिया एक ऐसा वाटर होता है जो गोल्ड तक को डिसॉल्व कर सकता है। यस, आपने देखा होगा कि आपने, आपकी मम्मी होंगी या घर में जो भी होंगी वो आप मतलब बड़ी बहनें या कुछ भी आपके रिलेटिव्स, तो अगर मान लो वो रिलेटिव के मतलब रिलेटिव बोल रही हूँ, ज्वेलर के पास गया, उनकी ज्वेलरी जो वो घर में पहनती हैं रोज़मर्रा वाली, मान लो थोड़ी सी ब्लैक हो गई, गोल्ड थोड़ा हो जाता है, तो मतलब उसकी ना थोड़ी सी चमक चली गई, तो वो गई, उन्होंने सुनार को बताया, सुनार ने लिया, सुनार ने एक सोल्यूशन में डाला एंड निकाला, तो भैया बड़ा चमकने लगा। पर आपको नहीं पता बेटा वो क्या कर रहा है, वो आपके साथ मक्कारी कर रहा है उस टाइम पे, क्योंकि गोल्ड को वो डिसॉल्व कर रहा है इन अ सोल्यूशन कॉल्ड एक्वा रीजिया। इसको हम लोग रॉयल वाटर बोलते हैं क्योंकि सोना है उस पानी के अंदर, है ना। यस मैम। सो एक्वा रीजिया इज अ रॉयल वाटर। एक्वा रीजिया क्या होता है स्टूडेंट आपका, एक्वा रीजिया आपका रॉयल वाटर होता है, रॉयल वाटर ये आपका होता है। ठीक है, जो 3:1 के पार्ट में होता है, यहाँ पे होता है आपका HCl और आपका क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 डन, विच इज इन अ पार्ट ऑफ 3:1। ओके, यस मैम। सो आप ये बोल रहे हैं कि इट्स अ रॉयल वाटर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, अब आपको समझ में आ ही चुका है स्टूडेंट कि एक्वा रीजिया होगा, ये किसका मिक्सचर होता है आपका, ये HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो मतलब आंसर विल बी ए। सारे मैंने आप लोग को बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए भाई, अब आते हैं 7 क्वेश्चन। ये बोले 50 ml ऑफ टैप वाटर वॉज टेकन इन अ बीकर। 50 ml टैप वाटर को आपने बीकर में लिया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसके अंदर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया, ठीक है। द टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द सोल्यूशन वॉज नोटेड, और जो टेम्परेचर और पीएच का सोल्यूशन का उसको आपने नोट कर रखा था ऑलरेडी। सो द ग्राफ वॉज ऑब्टेन, ये ग्राफ आपको ऑब्टेन हुआ। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई दिस एक्टिविटी। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है इस एक्टिविटी के रिलेटेड। चलिए, तो आप याद रखना कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि आपने क्या किया है। यार देखो, सिंपल सी बात है, पानी लिया आपने क्या क्या बोल रहे हैं ना, इन्होंने एक बीकर लिया। यार क्या होता है यार, ये मेरे स्टाइल्स को मुझे खुद नहीं समझ में आता। चलो, ये एक बीकर था, इस बीकर में आपने लिया 50 ml पानी, 50 ml वाटर आपने इसके अंदर लिया, ठीक है। यस मैम, जब आपने इसके अंदर लिया तो हुआ क्या स्टूडेंट, अब आप इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा मैम, यहाँ पर डाइल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है ना। बिल्कुल मैम, यहाँ पर क्या चल रहा है स्टूडेंट, आपको पता है ना, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। ड्रॉप बाय, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट यहाँ से रिलीज होती है। आप एसिड में पानी नहीं डाल सकते बेटा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उस स्टीम में कन्वर्ट होने की वजह से जो एसिड है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा आउट ऑफ द बीकर। ओके मैम, तो चलिए अब हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये बोल रहे हैं जो प्रोसेस होता है एसिड को डिजॉल्व करने का वाटर में, काफ़ी एंडोथर्मिक होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये वॉल्यूम है जो आप HCl के ऐड कर रहे हो, ये pH है सोल्यूशन का। फॉर श्योर यार, इफ द आप जब एसिड को ऐड कर रहे हो तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, और ऑब्वियस सी बात है H पॉजिटिव और pH का इनवर्स का रिलेशन होता है, तो pH तो आपका गिरेगा ना, इसलिए आपको ग्राफ ऐसा गिरता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट, द pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड। बेटा pH बढ़ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि pH और H पॉजिटिव की मतलब जो H पॉजिटिव का pH का रिलेशन होता है वो इनवर्स का होता है। नेक्स्ट, द pH ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज रैपिडली। नेक्स्ट, द pH ऑफ ए टैप वाटर वाज अराउंड 7। ये बोल रहे हैं जो pH होगा टैप वाटर का वो 7 होगा। तो अब आपको ऑप्शंस, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, वहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा होगा। सो अब आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपको दिख गया। देखो, सेकेंड आंसर तो कभी नहीं हो सकता, तो जहाँ पर ऑप्शन में सेकेंड हो वहाँ से उसको ऑप्शन को डिलीट करो, ठीक है। एक तो आपका ए नहीं हो सकता और एक आपका डी नहीं हो सकता। तीसरा आपका बिल्कुल सही है, तीसरा आपका बिल्कुल सही है। जो pH होगा सोल्यूशन का वो रैपिडली डिक्रीज करेगा जब आप वाटर को ऐड करेंगे। अब नाउ द वॉर इज इन बिटवीन द फर्स्ट एंड विच ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के बीच में वॉर है और आपके थर्ड ऑप्शन के बीच में वॉर है। अब आप देख लो यार कैसे हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यस मैम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे आपका थर्ड और फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला, जब आप एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो वो हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होती है, वो बहुत, जब आप उल्टा काम कर दो, आप एसिड में पानी डाल दो, वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट। तो अगर होता है द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन वाटर इन एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक बट इट इज नॉट अ हाईली एक्सोथर्मिक। यहाँ पे वर्ड गेम्स होते हैं, याद रखना। तो आंसर आपको समझ में आ गया बेटा। ये मैंने आपको एक्टिविटी इतनी बार कराई है, जब मैंने आपको ये चीज़ें मैं बार बार बताती थी आपको, इवन इन क्रैश कोर्स मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में किस तरीके से यूरिन बनता है। एज वी ऑल नो स्टूडेंट, दीज आर द किडनीज। तो किडनीज हमारे पास 2 इन पेयर होती हैं, 2 इन पेयर, वाह, 2 इन नंबर होती हैं। तो आपको पता है बेटा किडनी में क्या होता है, किडनी में होते हैं आपके नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज द किडनी। अब किडनी से वो यूरिन कहाँ जाता है बेटा, वो यूरिन जाता है यूरेटर में। यूरेटर्स, ये ट्यूब्स होती हैं पतली पतली। देन ये जो यूरिन है ये आपका कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड ये यूरिनरी ब्लैडर से आपका यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। सो आपको पता है किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। सिंपल सी बात है, किडनी यूरेटर, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, किसने यूरेथ्रा पहले डाल दिया। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में नहीं आ सकता, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो आंसर विल बी सी। भाई सिंपल सी बात है, डायरेक्ट डायग्राम से इन्होंने क्वेश्चन उठा के दिया था आप लोगों को। देयर इज अ नो पॉइंट कि आप इस पर टाइम वेस्ट करें। मतलब कि देखो, मैं ये मानती हूँ कि आपको ना एक स्ट्रैटेजी आनी चाहिए कि हाउ टू सॉल्व अ पेपर, एंड ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आ रहा है सो बेटा कोई मतलब छोड़ो, फिर तो चांस ही नहीं है चीज़ों का, ठीक है। क्वेश्चन 9,
गिवन फिगर इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, सबको दिख रहा है कौन सा प्रोसेस है ये। दिस इज द ब्लड वेसल, दिस इज द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन इधर आ रहा है और ब्लड से ऑक्सीजन उधर जा रहा है। कहाँ पर हो रहा है प्रोसेस? लंग्स में। कहाँ हो रहा है बेटा? लंग्स में हो रहा है प्रोसीजर आपका। सो इन विच ऑफ दिस रीजन ऑर्गन कुड इट बी अकरिंग? तो कहाँ हो रहा है? लंग में हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ओनली वन। डन? चलो ओके। 10th, लेंथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। पॉलन ट्यूब की जो लेंथ होती है स्टूडेंट वो किस पर डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट, व्हाट इज द पॉलन ट्यूब। मान लीजिए ये क्या है, मान के लीजिए ये है आपकी कार्पल, ठीक है, एंड दिस इज द स्टिग्मा। दिस इज, भाई देख रहे हो उल्टा लिख रही हूँ मैं इसको। दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। दिस इज द ओवरी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट? इसके अंदर आपका होता है ओव्यूल। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट? इसके अंदर आपका ओव्यूल होता है। नाउ अब आपको पता है स्टूडेंट कि यहाँ पर आपका पॉलन ट्यूब आकर लैंड करेगा, वो सॉरी पॉलन ग्रेन आकर लैंड करेगा। दिस इज पॉलन ग्रेन जो आपका आकर यहाँ पर लैंड करेगा। नाउ दिस पॉलन ग्रेन स्टार्ट टू produce its pollen tube and its pollen tube contain 2 male gametes। यहाँ पर pollen tube के अंदर क्या रहेंगे स्टूडेंट? 2 male gametes रहेंगे। डन? यस मैम। सो नाउ अब आप मुझे ये बताइए कि पॉलन ट्यूब कहाँ पर एंटर करेगी? दिस पॉलन ट्यूब विल एंटर द ओव्यूल, ऑब्वियस सी बात है। नाउ दे आर आस्किंग यू कि भाई जो लेंथ होती है पॉलन ट्यूब की वो किस पर डिपेंड करती है, किसके डिस्टेंस पर डिपेंड करती है? ऑप्शंस आप देखेंगे, पॉलन ग्रेन और अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, कि भाई पॉलन ग्रेन और सरफेस का जो अपर मतलब कि स्टिग्मा का जो अपर सरफेस है। नेक्स्ट पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। नेक्स्ट अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आंसर इसका बी होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, स्टिग्मा और ओव्यूल के बीच में कितनी डिस्टेंस है? हाँ समझ में आया? जो आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर रखा हुआ है, अपर सरफेस पर रखा हुआ है, उसके और ओव्यूल के बीच में कितनी डिस्टेंस है? कि बेसिकली पॉलन ट्यूब को ग्रोथ तो यहाँ से यहाँ तक ही करनी पड़ेगी ना पूरी, क्योंकि इसको इस जगह में घुसना है अंदर आके। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टिग्मा एंड ओवरी लेंथ या ओव्यूल लेंथ। समझ में आया? इजी था ओके। तो उसकी लेंथ डिपेंड करती है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आते हैं 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ वाई। वाई का फंक्शन क्या होगा? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे आप इस डायग्राम में उसको देख भी पा रहे होंगे। अब आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि भाई ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। दिस इज द फीटस, ग्रोइंग फीटस इन द यूट्रस ऑफ दिस फीमेल एंड दिस इज द वाई विच इज अ क्या है? अब आप देखते हैं, चलिए। इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट कर रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर होता है आपका क्या? यहाँ पर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। डन? यस मैम। नेक्स्ट इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू द फीटस, ये क्या कर रहा है? ये फीटस को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट इट सपोर्ट फीटस, ये फीटस को सपोर्ट कर रहा है। इट इंसुलेट द बॉडी, ये बॉडी को इंसुलेट कर रहा है, ठीक है। अब आपने ऑप्शंस को पढ़ लिया? यस मैम। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपको पता है स्टूडेंट ये एक्ट शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा होता है फीटस को, नेक्स्ट ये फीटस को सपोर्ट कर रहा होता है, नेक्स्ट ये उसकी बॉडी को इंसुलेट कर रहा होता है। अब आप बोलेंगे मैम हमें आपने एमनियोटिक फ्लूइड को भी पढ़ाया नहीं। बेटा ऐसा याद रखो कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्लेसेंटा का ही पार्ट है। समझ में आया मेरा पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। सो यहाँ पे आपको सारा रूल इसका समझ में आ चुका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसेसिव ट्रेट इन अ गार्डन पी। ये बोल रहे हैं गार्डन पी में कौन सा रेसेसिव ट्रेट है। अब आप बोलेंगे मैम रेसेसिव ट्रेट क्या होते हैं? ट्रेट होता है कैरेक्टर, रेसेसिव होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी डोमिनेंट कैरेक्टर। यस, ये सिंगल खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। क्या? सिंगल ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो गार्डन पी में मैंने आप लोगों को बताए थे कि कुछ रेसेसिव ट्रेट्स थे, जैसे गार्डन पी जो थी, जो मेंडल ने चूज़ की थी, क्यों चूज़ की थी? क्योंकि भाई उसके पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, है ना। तो गार्डन पी में सेवन ट्रेट्स थे। तो आपको पता है जैसे अगर मैं मान लो स्टेम की हाइट की बात करूँगी, तो अगर मैं डोमिनेंट और रेसेसिव की बात करूँगी तो डोमिनेंट में टॉल और रेसेसिव में आपका शॉर्ट, मतलब जिसको मैं ड्वार्फ बोलूँगी। अगर मैं सीड की बात करूँगी, सीड के शेप की, तो राउंड डोमिनेंट होगा, है ना, और रिंकल्ड आपका रेसेसिव होगा। अगर मैं सीड के कलर की बात करूँगी, किसकी स्टूडेंट? अगर मैं सीड के कलर की बात करूँगी तो ग्रीन आपका क्या हो जाएगा? रेसेसिव हो जाएगा और येलो आपका डोमिनेंट हो जाएगा। अगर मैं फ्लावर कलर की बात करूँगी,
फ्लावर कलर की बात करूँगी तो वॉयलेट डोमिनेंट, वाइट रेसेसिव। अगर मैं फ्लावर पोजीशन की बात करूँगी स्टूडेंट, क्या अगर मैं फ्लावर के पोजीशन की बात करूँगी तो एक्सियल इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रेसेसिव। समझ में आ रहा नहीं वाला पॉइंट आप लोग को इसमें। अगर मैं पॉड की शेप की बात करूँगी तो आपका फुल डोमिनेंट होगा और आपका जो रिंकल्ड सी होगी, जो रेस्ट्रिक्टेड सी होगी आपकी, मतलब कि सुकड़ी हुई होगी, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका रेसेसिव करेक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टेड आप लिख सकते हैं उसको, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड के कलर की बात करूँ, जो फली का कलर होगा स्टूडेंट, आप जाओगे मार्केट में तो आप हरी हरी मटर ही तो खरीद के लाओगे, तो मतलब ग्रीन आपका डोमिनेंट होगा और क्या येलो आपका रेसेसिव होगा। तो आप देख लो यहाँ पे ग्रीन सीड कलर, ये बोल रहे हैं रेसेसिव ट्रेट, तो ग्रीन सीड कलर एक रेसेसिव ट्रेट है, बिल्कुल सही बात है। आप देखो ना यहाँ पे सीड कलर में ग्रीन ही रेसेसिव है। टर्मिनल फ्लावर पोजीशन रेसेसिव ट्रेट है। वॉयलेट फ्लावर नहीं बेटा, ये तो डोमिनेंट ट्रेट होता है। राउंड सीड डोमिनेंट, क्या राउंड सीड तो डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसका वाला आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड ओनली। तो आंसर विल बी ए। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, आंसर आपका ए हो जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इससे इजी क्या दूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 question. For a current in a long straight solenoid, N pole and S pole are created at two ends. Among the following statement, the incorrect statement is. इन जो आपको statements given है इसमें से incorrect कौन सा, ये बोल रहे हैं for a current in a long straight solenoid. सोलेनॉइड में आपने करंट को पास करा दिया भाई, याद रखना। तो ये बोल रहे हैं द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो भाई सिंपल सी बात है, दिस इज द सोलेनॉइड, ठीक है, एंड इट इज अटैच्ड टू अ, ऑब्वियसली बात है करंट आपका फ्लो करेगा, ठीक है, इस तरीके से करंट आपका फ्लो करेगा। तो आप लोग को पता है स्टूडेंट, जहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो होता है आपका नॉर्थ पोल। यस, मान लीजिए वो यहाँ से अराइज हो रही हैं तो दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है, ओके मैम, दिस इज द नॉर्थ पोल। एंड जहाँ पे वो एंटर करेंगे स्टूडेंट दिस इज द साउथ पोल, एंड इनसाइड आपकी वो पैरेलल होती हैं। तो अभी बोल रहे हैं भाई द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये पैरेलल लाइंस हमें यही चीज़ बताती हैं कि भाई सोलेनॉइड के अंदर जो है सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है आपका बेटा, सेम है एट ऑल पॉइंट्स। Next, the strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron when placed inside the coil. ये बोले जो strong magnetic field होगा वो आपका प्रोड्यूस होगा सोलेनॉइड के अंदर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू मैग्नेटाइज। अगर आपको किसी पीस ऑफ किसको, आयरन को, सॉफ्ट आयरन के पीस को क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। बस यही गलत है, यही चीज़ गलत हो गई बेटा। आप लोगों को पता है बार मैग्नेट इज लाइक दिस, नॉर्थ पोल मान लो ये है, साउथ पोल मान लो ये, तो यहाँ से लाइंस निकली ऐसे इस तरीके से। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ बार मैग्नेट एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। तो ये तो दोनों सेम है ना, तो ये डिफरेंट कैसे बोल रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं डी ऑप्शन, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक्सचेंज पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड। देखो यार सिंपल सी बात है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। और सारे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं, और सारे ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आते हैं 14। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वोल्टेज। वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वोल्टेज, तो वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि भाई मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में एक ग्रेडियंट है चार्ज का, तो भाई आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं वही होता है आपका क्या, वोल्टेज। ठीक है मैम, ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम, वर्क डन इनटू चार्ज, वर्क डन अपॉन इनटू टाइम अपॉन करंट। तो मैंने आपको क्या बताया, जो आप वर्क डन कर रहे हैं एक चार्ज को कैरी करने के लिए, यही तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बिल्कुल मैम। अब आप लोग को पता है क्या आपको चार्ज, क्या आप चार्ज को करंट के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। करंट क्या होता है, करंट होता है IT, देख रहे हो, सॉरी आपका चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू IT होता है ना। तो कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा W अपॉन में I इंटू टी। तो भाई वोल्टेज क्या है आपका, वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम। सिंपल सी बात है, डन। ओके मैम। नेक्स्ट
15th, a straight current carrying conductor is kept along the axis of a circular loop carrying current. ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है किसके अराउंड, एट एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट. ठीक है, एक सर्कुलर लूप है जिसने करंट को कैरी कर रखा है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रेट कंडक्टर ऑन द लूप इज, ये बोल रहे हैं कितनी फोर्स एक स्ट्रेट कंडक्टर उस लूप पर लगा रही है. ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, भाई परपेंडिकुलर लगा रही है लूप के प्लेन के. नेक्स्ट, इन द प्लेन ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द सेंटर. नेक्स्ट, इन द प्लेन ऑफ द लूप टूवर्ड्स द सेंटर, या फिर जीरो. नाउ अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपके पास एक क्या है स्टूडेंट, अगर आपके पास मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज अ स्ट्रेट, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग, या फिर हाउ कैन यू डिफाइन कि भाई what is the direction of magnetic field? So you will use the thumb rule, है ना, you will use the thumb rule ना. Then अगर आप फोर्स की डायरेक्शन को चेक करना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं फादर मदर चाइल्ड, दिस है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप यूज करते हैं नहीं करते हैं, बिल्कुल मैम. तो द थंब टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फादर विच इज अ फोर्स, मदर दिस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड सी इज अ करंट फॉर द चाइल्ड. तो ये आपको डायरेक्शन इजीली बता देती हैं. अभी आपसे बोल रहे हैं कि भाई आपको ये बताना है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने रखा हुआ है अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट. ठीक है, सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रेट कंडक्टर ऑन द लूप इज, तो भाई लूप जो है वो कितनी फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रेट कंडक्टर ऑन द लूप, तो जो स्ट्रेट कंडक्टर है आपका वो लूप पर कितनी फोर्स लगा रहा है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, 0. इट विल नॉट, मतलब वो कोई फोर्स लगाएगा ही नहीं, हाँ वो उस पर कोई फोर्स लगाएगा ही नहीं स्टूडेंट. समझ गए? यस मैम, ये चीज़ हम लोग समझ गए, 0 फोर्स. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16. स्टडी द फिगर एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट है आपकी, और यहाँ से आपकी इस तरीके से क्या निकलती है, फील्ड लाइंस निकल रही हैं, है ना. यस मैम, ये फील्ड लाइंस निकल रही है, तो एक आपको पैटर्न नजर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. तो ये बोल रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सी, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट ट्रेस्ड बाय आयरन फिलिंग्स. नेक्स्ट, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. आपको पता है स्टूडेंट, दिस इज द बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के अराउंड आपको पता है ना, जब आपने आयरन फिलिंग्स डाली होंगी, मैंने आपको कराई भी ये सारी चीज़ें, जब आपने आयरन फिलिंग्स वहाँ पर डाली होंगी तो आयरन फिलिंग ने एक ऐसा पैटर्न ले लिया होगा जिससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट. ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से था. सो स्टूडेंट, सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड अवर सेक्शन, नहीं अभी नहीं, मतलब सेक्शन 1 के एमसीक्यूज हम लोगों ने कवर कर लिए. नाउ वी आर मूविंग टू द 17 to 20 क्वेश्चन जो आपके कैसे होने वाले हैं, असर्शन एंड रीजन बेस्ड होने वाले हैं. आइए देखते हैं, इसको अच्छे से प्रोसेस करेंगे हम लोग, है ना. असर्शन 17 क्वेश्चन. फिनोल्फ्थलीन एक नेचुरल इंडिकेटर होता है बेटा, ये चीज़ इन्होंने गलत कर दी. फिनोल्फ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इट गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन. ये बात बिल्कुल सही है कि फिनोल्फ्थलीन जो होता है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको पिंक कलर का सोल्यूशन देता है, बट अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो कलरलेस ही रहता है. तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो आंसर विल बी डी. पहले हम लोगों ने अच्छे से प्रोसेस कर लिया. आइए देखते हैं नेक्स्ट 18th. असर्शन है, इन ह्यूमंस मेल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, ह्यूमंस में मेल ही सेक्स को डिसाइड करता है, बिकॉज जो मेल आपका होता है वो ना हेट्रोगेमेटिक होता है. हेट्रोगेमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, वो 2 टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो एक्स और वाई गैमेट को प्रोड्यूस करता है. और फीमेल जो होती है ह्यूमंस में, जो फीमेल होती है वो होमोगेमेटिक होती है, इसका मतलब वो सेम टाइप के गैमेट को प्रोड्यूस कर रही होती है. तो अगर ये देखो, वो तो उसके तो सारे ओवम जो है वो एक्स क्रोमोसोम वाली होने, बट मेल का स्पर्म एक्स और वाई दोनों हो सकता है. अगर एक्स के साथ फ्यूज़ कर गया तो बनेगी फीमेल, और अगर वाई क्रोमोसोम मेल का एक्स के साथ फ्यूज़ कर गया तो बनेगा मेल. तो इसका मतलब मेल ही डिसाइड कर रहा है. तो ये तो बिल्कुल सही बात है असर्शन, बिकॉज मेल हैव अ 2 एक्स क्रोमोसोम. बेटा मेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं. रीजन यहाँ पर गलत है, मेल के पास 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम होता है, इसी की वजह से वो सेक्स को डिटरमिन कर पाता है. ठीक है, तो आंसर विल बी सी. आंसर इसका सी होगा बेटा. ठीक है, यस मैम. ना थोड़ा एनिमेशन नीचे लग गया, वरना है इसका आंसर सी. चलो, असर्शन सही है बट रीजन आपका फॉल्स रहेगा. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आगे बढ़े, बिल्कुल मैम. 19th क्वेश्चन. असर्शन है,
एट प्यूबर्टी इन बॉयज वॉइस बिगन टू क्रैक एंड थिक हेयर ग्रोन ऑन फेस। ऑब्वियस सी बात है यार, होता क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि जो हार्मोन है वो आपका उसका लेवल आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में चेंज होने लगता है। दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें आपको फील होती हैं। जैसे बॉयज़ में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सो दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है बेटा, उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, उनकी आवाज़ क्रैक होने लगती है। बिल्कुल सी बात है, बिकॉज एट प्यूबर्टी देयर इज़ अ डिक्रीज सिक्रीशन। डिक्रीज सिक्रीशन नहीं होता है, सिक्रीशन इसका बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन एंड फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब मैम रीजन यहाँ पे गलत हो जाएगा एंड असर्शन सही हो जाएगा, तो आंसर विल बी सी। ओके यस मैम। नेक्स्ट 20 असर्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, बिकॉज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन। क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन दो कि मान लो मैं कंपास निडल हूँ विच इज़ अ मैग्नेट, तो मान लो मैं कभी इधर गई कभी मैं इधर गई, क्या इट इज़ पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि मैं इधर और इधर एक साथ हो सकती हूँ? नहीं भाई, मेरी एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन तो हो सकती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लो मैं इधर हूँ तो मेरी डायरेक्शन इधर ही रहेगी, ऐसा नहीं कि उधर भी हो जाएगी। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो आंसर विल बी ए। ओके, तो भाई जल्दी से अपने आप को शाबाशी दे दो बिकॉज यू हैव कंप्लीट द सेक्शन ए फ्रॉम द सैम्पल पेपर 8 नहीं 9। अब हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट सेक्शन बी पर, आइए देखते हैं सेक्शन बी हमारा क्या कह रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये रहेंगे स्टूडेंट हमारे, ठीक है। आइए देखते हैं। सो ये बोल रहे हैं 3 ml ऑफ इथेनॉल है आपके पास, क्या यू हैव अ 3 ml ऑफ इथेनॉल, यू हैव अ 3 ml ऑफ इथेनॉल इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म जेंटली इन अ वाटर बाथ। ओके, नेक्स्ट 5% ऑफ एल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट इज एडेड। फर्स्ट आपने 5% सोल्यूशन लिया है एल्कलाइन KMnO4 का, जो आपने ऐड किया है फर्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इसमें डाल रहे हैं टू दिस सोल्यूशन, देन इन एक्सेस। पहले आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, फिर आपने इसको भर के डाल दिया, एक्सेस में आपने डाल दिया। PYQ का क्वेश्चन है, आई नो मैंने आपको सॉल्व करा रखा है। तो फर्स्टली क्या होगा स्टूडेंट, जो आपका एल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट है, जितनी भी इथेनॉल होगी वो उन सबसे रिएक्शन कर जाएगा। बाद में आप एक्सेस में भी डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि सारी इथेनॉल ने रिएक्शन कर दी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे? यस मैम, ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। जैसे आपका जो एल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट होता है, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट विल ऑक्सीडाइज द इथेनॉल इनटू इथेनॉइक एसिड। मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम। नेक्स्ट आ रहे हैं, हाउ इज 5% सोल्यूशन ऑफ KMnO4 प्रिपेयर्ड। इसको कैसे प्रिपेयर किया गया होगा स्टूडेंट? तो प्रिपरेशन ऑफ अ 5% KMnO4 इज बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम। इन्होंने क्या किया होगा स्टूडेंट? 5 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट को 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया होगा, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बनाया होगा 5% ऑफ KMnO4। आपको सिंपल सी बात है यार, 5% अगर वो आपको बोल रहे हैं तो आपने 5 ग्राम वो चीज़ ऐड करी है, तब जाके आपने उस सोल्यूशन को प्रिपेयर किया है। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट बी है, स्टेट द रोल ऑफ एल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट इन दिस रिएक्शन एंड व्हाट हैपेंस इफ एडिंग इन एक्सेस। तो मैंने आपको बता दिया बेटा, एल्कलाइन KMnO4 जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इट एड्स ऑक्सीजन टू अल्कोहल। ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को अल्कोहल में ऐड करेगा एंड कन्वर्ट इट इनटू एन एसिड, और फिर उसको एसिड में कन्वर्ट करेगा। जैसे आपके पास क्या है, C2H5OH है। यस मैम, ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा, कौन? KMnO4, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या, CH3COH। डन? समझ में आया? यस मैम। इथेनॉइक एसिड आपको मिल जाएगा। सो इनिशियली व्हेन वी ऐड पोटासियम परमैंगनेट, जब हम शुरू में पोटासियम परमैंगनेट को ऐड करेंगे तो सारा का सारा पोटासियम परमैंगनेट यूज हो जाएगा रिएक्शन में, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन देयर इज अ नो मोर इथेनॉल। अब आपकी इथेनॉल तो बची नहीं है, यस मैम, इन द सोल्यूशन। सो एडिंग मोर पोटासियम परमैंगनेट, अगर आप और भी ज्यादा पोटासियम परमैंगनेट को ऐड करोगे, सो आफ्टर दिस एंड पॉइंट मेक्स द सोल्यूशन रेड। समझिए वाला पॉइंट आप लोग? बिल्कुल मैम, ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। क्योंकि अब क्यों होगा ऐसा? ऐसे इसलिए होगा क्योंकि देयर इज अ इथेनॉल ही नहीं बचा अब, तो इथेनॉइक एसिड तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो सोल्यूशन उसी के लगा हो जाएगा जिसका लगा पोटासियम परमैंगनेट है। समझ गए? यस मैम। चलिए नेक्स्ट, इसमें और मैं आपको एक और क्वेश्चन गिवन था, आप ये वाला भी कंडक्ट कर सकते हैं। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जो आपका वाटर होता है, जब आप इस वाटर में से स्टूडेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो आपको मिलता है H2 और O2। ये गैसेस आपको मिलती हैं, ये आपको गैसेस मिलती है ना? यस मैम। सो आपको गैसेस मिल जाती हैं। तो ये बोले नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली। कैथोड और एनोड पर कौन सी गैसेस आपको मिलेंगी? यार सिंपल सी बात है, आप एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कर रहे हो, तो आपने 2 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे ले रखी हैं। अब इलेक्ट्रोड्स आपने उसको कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे वाटर वगैरह ले रखा है। सो एक आपकी हो जाएगी कैथोड और एक आपकी हो जाएगी स्टूडेंट एनोड।
तो कैथोड जो होती है बेटा ये आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है और एनोड जो होती है ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो भाई कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज है उसकी तरफ तो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होगा ना, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस किस पे कलेक्ट होती है, आपकी कैथोड पर होती है और एनोड पर आपके ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट आएंगे बी, वाई द वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल देन दैट ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, नेम दिस गैस। यार सिंपल सी बात है, आप मान लो पानी को तोड़ रहे हो, आप पानी के फॉर्मूले को ही देख लो, अगर आप वाटर के फॉर्मूले को ही देखोगे तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। यहाँ पे देखो आप दो हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन का एटम है, तो फॉर श्योर अगर आप यहाँ पे टूटेगा तो ये आपका H2 और O2 बनाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस तो है ही नहीं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, वहाँ पे दो ऑक्सीजन, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे जैसे ही 2 लगाएंगे तो अब आपके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम भी तो 4 हो गए ना, तो इसके बाद यहाँ पे आपकी 2H2 हो जाएगी। तो इसी वजह से ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन जो है आपकी वो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है कैथोड पर। सो ये बोलेंगे सिंस 2H2O प्लस इलेक्ट्रिक करंट, तो वाटर और आपको O2 मिलेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ द H2 लिबरेटेड इज डबल देन दैट ऑफ O2। सिंपल सी बात है यार, आप वाटर बना रहे हो तो वाटर बनाने के लिए आपको एक मॉलिक्यूल लग रहा है हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का अगर आप वाटर बना रहे हो तो वाटर बनाने के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल लग रहा है हाइड्रोजन का और एक लग रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन ज़्यादा लेवल में प्रोड्यूस होनी है आपकी एट अ कैथोड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन है, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये बोला आयोनिक कंपाउंड इन जर्नल हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बोला आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं जर्नली उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस की वजह से बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ NaCl, तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, बिकॉज इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस, सो दे हैव अ अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन। ठीक है, जो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाह रहे, जो एक दूसरे से क्या नहीं होना चाह रहे बेटा, बिल्कुल अलग नहीं होना चाह रहे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयंस, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के होने की वजह से आपको पता है ना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि जब आप एक पर्टिकुलर किसी लिक्विड को क्या दे रहे हो, जैसे वाटर है, तो वाटर को आप हीट करे जा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा आपने उसको आपने आग लगा रखी है उसके नीचे, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि जो आपका वाटर है वो आपका किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टीम में स्टार्ट हो जाएगा, है ना, वेपर बननी स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। सो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई अब जो आपका वाटर है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो स्टार्ट होता है, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एंड मेल्टिंग पॉइंट सेम है, जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर। सो इनका स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर आयंस के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ईजी है बिल्कुल मैम। नेक्स्ट बी है, हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय हीटिंग देम विद कार्बन। ये बोले जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं आप उनको कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते उनके ऑक्साइड्स में से बाय हीटिंग विद कार्बन। आप लोगों को सिंपल सी बात पता है स्टूडेंट कि कार्बन से ज़्यादा उन हाईली रिएक्टिव मेटल्स को ऑक्सीजन से प्यार होता है, तो भैया कार्बन के पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो उस ऑक्सीजन को निकाल रहा है वहाँ से। इस वजह से आप हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स को कार्बन के साथ सिंपली हीट कर वहाँ से मेटल को नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे इट इज़ बिकॉज दीज मेटल देमसेल्व्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद में एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, देयरफॉर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो ये कार्बन से तो रिड्यूस होंगे नहीं, और इनकी ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट 23rd, what is vegetative propagation? State the 2 advantages and 2 disadvantages of this method. As we all know student, what is vegetative propagation? ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट जब आप एक प्लांट के पार्ट से पूरे के पूरे प्लांट को बना सकते हैं वही होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पर एक आप ये चीज़ देखेंगे, मान लीजिए आपके पास एक एप्पल का प्लांट है, आपने उसको वेजिटेटिवली प्रोपगेट किया, तो आपने देखा स्टूडेंट के जैसे मान लो वो जो एप्पल का प्लांट था ना उसमें बहुत ही मोटे मोटे एप्पल आते थे, काफ़ी फ्रूटी एंड जूसी से एप्पल आते थे वो काफ़ी अच्छे से। तो आपने देखा कि भाई जो प्लांट बना उसमें कोई चेंज नहीं है, समझ रहे हो, मतलब कि पर्टिकुलर वही सेम प्लांट आपको मिल गया, एक क्लोन मिल जाता है आपको। तो ये एक एडवांटेज हो गया, आपको बढ़िया एप्पल खाने के लिए मिलेंगे। आप डिसएडवांटेज सुनो यार, मान लो उस पेड़ में कोई बीमारी थी, वो बीमारी आगे पास हो गया एज इट इज। एक और एडवांटेज सुनो, मान लो कोई सीडलेस प्लांट है जो सीड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, इनफर्टाइल हो गया मान लो, उसकी वायबिलिटी चली गई सीड्स की, तो अब क्या होगा, आप एज इट इज प्लांट बना सकते हैं, भले से उसके पास सीड बनाने की ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है या फिर वो ज़्यादा वायबल सीड्स नहीं बनाता, समझ रहे हो। एंड डिसएडवांटेज तो ये यार बेटा सेम जेनेटिक मेकअप रहेगा, है ना, डिजीज पास होगी, इनहेरिट होगी।
सो हम यहाँ पे देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं होता, इन विच न्यू प्लांट, जिसमें आपका नया प्लांट जो है वो फॉर्म होता है फ्रॉम द प्लांट पार्ट, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स, जैसे आपने ब्रायोफ्लम का देखा है ना? यस मैम। सो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे आइज ऑफ पोटैटो, आपने देखोगे पोटैटो होता है, ये पोटैटो, इस पोटैटो की जो आँख होती है, इससे आप पूरा प्लांट आप काट दो, इतना पोटैटो जमीन में बो दो, वहीं से निकल आएगी बर्ड पूरी। एडवांटेज आप देखो यहाँ पे, जैसे कि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड देयरफॉर यूजुअल ट्रेट कैन बी प्रिजर्व, मतलब कि एक अच्छा ट्रेट आप प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे एक एप्पल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मान लीजिए वो एप्पल का ट्री बहुत अच्छा एप्पल बनाता है, तो ये एक ट्रेट है, तो इसने आपको प्रिजर्व, मतलब आपने इसको प्रिजर्व कर लिया है। डन। नेक्स्ट, इट इज़ अ रैपिड एंड इकोनॉमिक मैथड, ये एक रैपिड और इकोनॉमिक मैथड होता है, मतलब आप जल्दी जल्दी प्लांट्स को उगा सकते हैं और बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, न्यू कैरेक्टर्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, कोई न्यू कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। भाई ऑब्वियस बात है, जो मम्मी पापा के कैरेक्टर हैं वही बच्चों में जा रहे हैं, तो सेम ही कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, द डिजीज ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग, भाई जो डिजीज है, मैंने आपसे क्या बोला, जो डिजीज है पेरेंट प्लांट की, वो आपकी एज इट इज बच्चों में जाएगी। समझ लो मेरा पॉइंट यहाँ पे? तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये आपके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, याद रखने वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट 24, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। यार इसका आंसर तो 2 मिनट में दे दो। देखो यार, डोमिनेंट ट्रेट वही जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाए, जो डोमिनेंट होता है ना। रेसेसिव वो जो बेचारा डर कर रह जाए, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके। बिल्कुल मैम। सो स्टूडेंट आपको पता है डिफरेंशिएट अब हम लोग करेंगे, तो डोमिनेंट ट्रेट द कैरेक्टर विच गेट एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मान लीजिए एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट है, जैसे मान लो टॉल और ड्वार्फ, ये साथ में हैं दोनों, बट उसके बाद भी इसका जो फिनोटाइप होगा वो टॉल होगा, तो इसका मतलब कैपिटल टी, मतलब जो आपका टॉल ट्रेट है वो क्या है, वो डोमिनेंट है, क्योंकि वो दूसरे की प्रेजेंस में भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। और रेसेसिव जो होता है स्टूडेंट, वो अपने आप को कभी भी दूसरे की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। द ट्रेट विच रिमेन अनएक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म इज कॉल्ड अ रेसेसिव ट्रेट। सिंपल, बिल्कुल मैम, सिंपल हो गया। नेक्स्ट 25th, draw the path of a ray of light when it enters one of the faces of the glass slab at an angle of nearly 45 degree. Label on its A, angle of refraction, angle of emergence, lateral displacement. भाई इस सारा आसान कुछ क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। ये बोल रहे हैं कि आपको पाथ बनाना है रे ऑफ लाइट का, जब वो एंटर करेगी ग्लास स्लैब में। अब देखो ग्लास स्लैब, दिस इज द ग्लास स्लैब हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लास स्लैब, दिस इज ग्लास स्लैब हियर। नाउ जो आपकी लाइट है वो 45 डिग्री के एंगल पर आ रही है, ठीक है। यस मैम, मान लो इस तरीके से वो आ रही है। सो नाउ होगा क्या स्टूडेंट, जब ये आपके, ये क्या है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट, दिस इज इंसिडेंट रे। डन, बिल्कुल मैम। अब जब ये एंटर करेगी स्टूडेंट ग्लास स्लैब में, तो आपको पता है मीडियम चेंज हो रहा है एयर से, अब वो ग्लास स्लैब में आ रही है, तो भाई वो आपकी, जैसे मान लो ये नॉर्मल है, तो ये जानी एज इट इज थी, बट ये आपके पाथ से डेविएट कर जाएगी। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल और किसके बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पूछा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है। नाउ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ अब ये जो आपकी रे है स्टूडेंट, दिस रे कम्स आउट, जैसे मान लो ये नॉर्मल है, तो ये आपकी इस तरीके से नॉर्मल, मतलब कि निकल जाएगी, बाहर आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे स्टूडेंट इमर्जेंट रे। तो नॉर्मल ये है, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो होगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई, ठीक है। यस मैम। नाउ रिफ्लेक्टेड, मैंने आपको आर बता दिया, आपको ई बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर ये आपकी लाइट बेंड ना करती, इंसिडेंट रे अगर आपकी बेंड ना करती, तो ये एज इट इज जाती ना, ऐसे अपने पाथ को ऐसे कवर करती, बट ड्यू टू डिफरेंट मीडियम ये आपकी क्या कर गई, ये आपकी इतना डिस्प्लेस कर गई। सो दिस इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। स्क्रीनशॉट, इतना ईजी है भाई, ये ले लिया, ठीक है। बिल्कुल मैम। और आई तो आपको पता है भाई, नॉर्मल और उसके बीच में भी आप आई बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका स्टूडेंट क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये हो गया आपका पूरा पूरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि बेसिकली आपकी वो डिस्प्लेस कर गई अपनी जगह से बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ग्लास स्लैब है ना यहाँ पे,
बिल्कुल मैम, समझ में आ गया भाई, इजीली आप नंबर लेके जा रहे हो, देख रहे हो कितने फ्री में नंबर मिल जाते हैं बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट टू पोजीशन इन विच अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज। कॉनकेव मिरर भैया कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को। ये बोला आपको 2 पोजीशन बतानी है जहां पर कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करेगा गिवन ऑब्जेक्ट की। लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 इमेजेस, और दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस बताइए दोनों, ठीक है। यस मैम। तो आप देखो यार, ये है आपका कॉनकेव मिरर, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने मान लीजिए ऑब्जेक्ट को कहां रखा, पोल और फोकस के बीच में। आपका जो कॉनकेव मिरर होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका कैसा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर होता है ये। बिल्कुल मैम, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो ये कन्वर्ज करता है। सो ये हमेशा जो इमेज होता है रियल बनाता है। बट एक केस है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है, बट मैग्नीफाइड इमेज बनती है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होता है। तो मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में, तो ये रे आपकी सीधी गई। अब आपको पता है जब एक रे ऑब्जेक्ट से निकलती है वो पैरेलल जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल गोज थ्रू द फोकस। बिल्कुल मैम, है ना, इट विल गोज थ्रू द फोकस। अब मान लीजिए दूसरी जो है स्टूडेंट आपकी, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई, ऐसे ऑब्जेक्ट से निकली और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो वो एज इट इज चली जाएगी आपकी, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से चली जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ तो इनके मिलने के चांसेस है नहीं, तो ये मिरर के पीछे मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी। पहली बात तो वो वर्चुअल होगी, क्योंकि सच में आपकी रेज नहीं मीट कर रही होंगी। दूसरा पॉइंट कैसी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी और मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। समझ के बिल्कुल मैम। अब आपको पता है इसमें जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो अब आपकी सेम साइज की इमेज आती है, और जब आप इधर साइड बढ़े तब आपकी इमेज का साइज बड़ा होना स्टार्ट हो गया। इसको अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पर जाएगी, बिल्कुल करेक्ट, और वो आपकी मैग्नीफाइड इमेज होगी। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, दिस अ पोल, दिस द फोकस एंड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है, तो भाई ये पैरेलल गई तो फोकस से पास हो जाएगी। बिल्कुल मैम। मान लो ये आपकी पोल से पास कर गई तो वो सेम एंगल पर आपकी कर जाएगी यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक। तो मतलब ये मिलेंगे बट ये कहाँ मिलेंगे, ये इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगे। तो यहाँ पर इमेज काफ़ी बड़े साइज़ की बनेगी, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर इमेज आपकी रियल होगी और उल्टी होगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। देखो ना, नीचे की तरफ बन रही है, उल्टी बन रही है, बट मैग्नीफाइड होगी। ये 2 डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए, 2 पॉसिबल केसेस मैंने आपको बना दिया। स्क्रीनशॉट ले लो यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बताऊं। अब तो फिजिक्स रट चुकी है मैम, साइंस रट चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 क्वेश्चन, एक तो पोल और फोकस के बीच में रख दो, दूसरा बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है। तब भी आपको इमेज क्या मिल जाएगी, मैग्नीफाइड मिल जाएगी। इमेज आपकी वर्चुअल इरेक्ट होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी एक केस में, और दूसरे केस में रियल इन्वर्टेड होगी। मान लो आपने क्या करा, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज की, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखोगे तब भी आपको बड़ी इमेज मिलेगी, है ना। बिल्कुल मैम, बड़ी इमेज मिलेगी। कहाँ मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिलेगी। नेक्स्ट 26, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड ट्रॉफिक लेवल। जो पहले और सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं उनकी आपको फूड हैबिट्स बतानी है उन ऑर्गेनिजम्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आपके होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं कौन, कंज्यूमर्स, जो हार्बिवोर्स होते हैं, जो खाना दूसरों से लेते हैं, जैसे प्लांट से लेते हैं, है ना। बिल्कुल मैम। सो डिफरेंस बिटवीन, तो आप देखेंगे द ऑर्गेनिज्म एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो हु मेक देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग इनऑर्गेनिक इनपुट्स। जैसे वो क्या करते हैं, वो CO2 पकड़ेंगे, वाटर पकड़ेंगे, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द क्लोरोफिल प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल हियर, जो क्या कर रहा है, जो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, ठीक है मैम। यस मैम। तो क्लोरोफिल, तो इट विल प्रोड्यूस अ, क्या प्रोड्यूस करेगा सुनिए, C6H12O6 विच इज अ ग्लूकोज, और साथ में वाटर, तो ये रिलीज करने ही वाला है। डन। बिल्कुल मैम। दिस एग्जाम्पल प्लांट्स। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म एट द सेकंड ट्रॉफिक लेवल आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो खा रहे हैं प्लांट्स को। यस मैम। सो दे आर हार्बिवोरस हु ईट प्लांट्स, प्रोड्यूसर फॉर न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल डियर। भैया डियर जो है वो पेड़ पत्ते खाएगा, समझ लो ना मेरा पॉइंट यहाँ पे। यस मैम। तो डियर अगर पेड़ पत्ते खाएगा
तो वो दूसरों खा रहा है ना, अपना खाना खुद से थोड़ी बना रहा है, वो जादूगरी थोड़ी कर रहा है। मान लो मैं हाथ में लेकर CO2 खड़ी हो जाऊँ, वाटर खड़ी हो जाऊँ, मैं खड़ी हो जाऊँ धूप में और क्लोरोफिल भी मैंने लिया, इज इट पॉसिबल कि मैं ये काम कर दूँ? नहीं यार, हम नहीं है वो जादू। जैसे वो जादू चार्ज होता था ना, कोई मिल गया में, वो धूप ही चाहिए थी उसको चार्ज होने के लिए, हम नहीं है वो, है ना। यस मैम, डियर भी नहीं है। चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन सी। सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट। पहले क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 27। ओके, MnO2 HCl की रिएक्शन हो रही है, MnCl2 वाटर और Cl2 बन रहा है। इस रिएक्शन को मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से कहीं से रिएक्शन आती है तो यही रिएक्शन आती है हमेशा। ये बोल रहे हैं नेम द कंपाउंड ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। यार देखो सिंपल सी बात है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द डिफरेंस इन बिटवीन बोथ द थिंग्स, ठीक है। सो जो आपका ऑक्सीडेशन होता है, जो आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है स्टूडेंट आपका, कि ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा होता है और हाइड्रोजन आपका रिमूव हो रहा होता है। सिंपल सी बात है भाई, इससे आसान क्या बताऊं। और रिडक्शन जो होता है स्टूडेंट आपका, इसमें ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा होता है और हाइड्रोजन आपका ऐड हो रहा होता है। डन। हाइड्रोजन क्या हो रहा होता है स्टूडेंट आपका, हाइड्रोजन आपका ऐड हो रहा होता है। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग? बिल्कुल मैम, इतना पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं, इतना पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। नाउ लुक एट द रिएक्शन विच इज MnO2 रिएक्ट्स विद HCl। नाउ इट इज प्रोड्यूसिंग MnCl2 एंड साथ में वाटर एंड साथ में क्लोरीन गैस। नाउ लुक एट द MnO2। हमेशा इधर साइड के प्रोडक्ट को देखो, रिएक्टेंट वाली साइड के। MnO2 पहले Mn के पास ऑक्सीजन था, बट Mn के पास अब ऑक्सीजन नहीं है प्रोडक्ट वाली साइड पर। इसका मतलब Mn ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। सिंपल सी बात है भाई, Mn ने ऑक्सीजन को क्या करा है स्टूडेंट, लूज करा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हो रहा होगा रिडक्शन। तो रिड्यूस कौन हुआ, MnO2 MnCl2 में रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ? मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं मैम हम लोग यहाँ पे। सो HCl इज, या HCl का छोड़ो, MnO2 इज रिड्यूस एंड कन्वर्ट टू MnCl2 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का खेल है, ठीक है। यस मैम। अब आप देखो ऑक्सीडेशन का, पहले HCl, Cl के साथ H था, बट अब Cl के साथ H नहीं है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, और हाइड्रोजन का रिमूव हो गया स्टूडेंट, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब HCl जो है वो आपका क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 में। इससे आसान मैं आपको क्या बताऊं बेटा, कैसे एक्सप्लेन करूं, इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। ओके, आपको इसी के बेसिस पर इसको बताकर आना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के नंबर पे आप मत बताकर आना, बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्सिटी आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ वाला, मतलब सॉरी बी वाला, डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको अभी अभी मैंने बताई है ये सारी चीजें। ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का, देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ऑयल और रिग। इस ट्रिक को याद रखना। ऑयल से आपको याद रहेगा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, L से याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिग, रिडक्शन में क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल ये आपका होता है। चलिए, अब आप बोलेंगे आप हमें इलेक्ट्रॉन के बेस पर क्यों नहीं बता रही, क्योंकि स्टूडेंट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, इट इज नॉट गिवन इन NCERT एंड इट विल टेक अ टाइम, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊंगी, बट इफ़ यू वांट देन यू कैन डू अ मतलब कि कमेंट कि मैम वी वांट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं आपका उसके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगी, विच विल बी अ कस्टम सेशन, बट वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ओके चलिए, नेक्स्ट आता है 28th क्वेश्चन। व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड्स, लेट्स स्टडी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स। देखो सिंपल सी बात है, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कोवेलेंट आयनिक बनते क्यों हैं। देखो, everyone want to stable in their life, everyone want stability in their life, so as like us atoms also want, so atoms क्या करते हैं, atoms इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर ही कर लेते हैं। वो कहते हैं भैया थोड़ा तू रख ले, थोड़ा मैं रख लूंगा। बस यहीं पर एक कैटेगरी लॉन्च होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की। कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं स्टूडेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। जब इलेक्ट्रॉन, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरे एटम से। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल हियर, मान लीजिए मैं कार्बन की बात करती हूँ, ठीक है। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास, बताओ। देखो कार्बन है बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4। अब भाई इसके में 4 इलेक्ट्रॉन है मैम, बट ये 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो गेन कर सकता है किसी से और ना ही उसको शेयर कर सकता है। तो मैम ये करे, वो सॉरी शेयर कह रही हूँ, लूज भी नहीं कर सकता मैम ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये करे तो करे क्या, हमने कहा शेयर कराओ ना। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो इसका मतलब कार्बन विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट। हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, आपने H2 के मॉलिक्यूल को तो देखा होगा,
तो आप देखोगे स्टूडेंट हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों क्या करते हैं, अगर दोनों के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो भाई इसको हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल जाएगी एंड ये स्टेबल हो जाएगा। होता यही है आपका, बिल्कुल मैम। तो क्या करते हैं, ये एक हाइड्रोजन इससे ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इससे ले लेता है, तो दोनों आपस में शेयर कर चुके हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा विच इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप एक और चीज नोटिस करोगे मैम, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है या सिर्फ नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है? इसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं या फिर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। यस, और एक आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, क्योंकि एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करते हैं। तो हमेशा रखना कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, बट आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लूज करने से बनते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ NaCl। ठीक है, अगर मैं NaCl को देखूँ स्टूडेंट, तो Na सोडियम, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगी 2 8 1, Cl की हो जाएगी 2 8 7, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को Cl को दे देगा, और Cl के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो भैया इसको एक इलेक्ट्रॉन जैसे मिलेगा तो इसके पास हो जाएंगे 8, ये हो गया स्टेबल। ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया स्टेबल। समझ गए ना? बिल्कुल मैम, ये चीज हम लोग समझ गए, तो आपको डिफरेंस भी पता चल गया। तो कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं स्टूडेंट, वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब कि वो होते हैं यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स, और उनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, जहां पे एक एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा होता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल मैम। अगर कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात करूंगी स्टूडेंट, तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज दे विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, एंड बिकॉज ऑफ आयंस इलेक्ट्रिसिटी विल कंडक्ट, है ना? बिल्कुल मैम। नेक्स्ट, दे हैव अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ऐसा कोई 2 अपोजिट चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बट अगर आयोनिक कंपाउंड की बात करूंगी तो वो डिफरेंट होता है ना? उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज ऑफ जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इजी, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ पॉटेड प्लांट शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। व्हाट इज जियो? जियो इज फॉर ग्रेविटी and tropism is a tropic movement. ठीक है, तो इसका मतलब इफ अ प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी देन इट विल शो अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एंड इफ अ प्लांट विल नॉट ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी देन इट विल शो अ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट्स, तो रूट्स विल ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, so they shows a positive geotropism, but the stems will not grow towards the gravity, so they will show negative geotropism, as I am giving you the example. So there is a diagram, there is an activity given in your NCERT in which a plant is lie at an inclined angle like this, which I am making, and roots will grow like this, stem will grow like this in the upward direction, and the roots will grow like this in the downward direction. So this shows that जो roots होती हैं ये क्या शो करती हैं स्टूडेंट? ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती हैं, एंड जो आपकी क्या होती हैं, जो आपकी स्टेम होती हैं स्टूडेंट, वो क्या करती हैं? वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती हैं। एज सिंपल एज दैट। डन? बिल्कुल मैम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। This is the diagram. So the upward growth of shoots and downward growth of roots in response to pull of earth gravity is called geotropism. तो मैंने आपको बताई दिया है। और में एक और आपको गिवन है, name the property that cause tendril to circle around the object. Explain how it happens and how it plant benefit by it. तो जो आपके tendril वाले plants होते हैं ना स्टूडेंट, वो काफ़ी weak stem plants होते हैं, so they can not grow in a upright direction without any support. So they need a support. So for that जो उनकी टेंड्रिल्स होती हैं दे फाइंड अ सपोर्ट, एंड जैसी वो टच, उनका रिस्पॉन्स होता है टच, तो उनका स्टिमुलस टच होता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट यहाँ पे? ठीक है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल मैम समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, थिग्मो मतलब के टच। तो यहाँ पे जो द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेंसिटिविटी टू टच व्हेन अ टेंड्रिल ऑफ ए प्लांट कम्स इन अ कॉन्टेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट। मान लो ये आपका क्या है, ये एक पोल है या कुछ भी है, एंड दिस इज द प्लांट। ठीक है, एंड मान लो दिस इज द टेंड्रिल, तो जैसे ही टेंड्रिल इसको टच करेगी ना, तो ये टेंड्रिल इसके ऊपर इस तरीके से कॉइल कर जाएगी, जिससे कि ये प्लांट जो है
ये आपका स्ट्रेट ग्रो कर सके, क्योंकि जो स्टेम है ना इसकी ये वीक है काफ़ी। ये क्या है स्टूडेंट, ये आपकी ये काफ़ी वीक है। So when a tendril of a plant comes in contact with any object, the part of a tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part which is away from the object. So this causes tendril to circle around the object. The plant get the support of the object for growing upward without falling. तो भाई प्लांट को टेंड्रिल से क्या मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है भैया, वो गिरता नहीं है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट आते हैं 30th क्वेश्चन। ये बोले स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड। एक स्टूडेंट है स्टूडेंट जिसने अपने हाथ में मिरर को होल्ड कर रखा है, डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टूवर्ड्स द सन, और उसने क्या रखा है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन की तरफ रख रखा है। ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर, देन वो उन रिफ्लेक्टिंग लाइट्स को एक शीट ऑफ पेपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। हेल्ड क्लोज द मिरर, तो व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर, तो उसे क्या करना चाहिए पेपर को बर्न करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव, भैया उसके पास कन्वर्जिंग मिरर होना चाहिए जो उन सनलाइट्स को क्या करते हैं या रेस को कन्वर्ज करते हैं। देखो तो इसलिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिखा है क्योंकि कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। नेक्स्ट, मूव द मिरर और पेपर टू फोकस द रेज एट वन प्लेस, उसको उस पेपर को जलाने के लिए क्या करना चाहिए, उस रेज को फोकस करना चाहिए पेपर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। डन, बिल्कुल मैम। जैसे मान लीजिए आपका ये मिरर है, ठीक है, दिस इज द, तो फोकस करना चाहिए ना, उसको फोकस पर लाना चाहिए रेस को। तो भाई होगा कैसे, जब आपकी रेज इन्फिनिटी से आएंगी तो वो पैरेलल होंगी, तो इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम। ठीक है, तो मूव द मिरर या फिर पेपर टू फोकस द रे एट वन पॉइंट। C. Will he be able to determine the approximate value of focal length of this mirror from this activity? Give reason and draw ray diagram to justify your answer in this case. ये बोल रहे क्या वो approximate focal length को calculate कर पाएगा इस मिरर की या नहीं। तो yes student, distance between the mirror and focal point give us the approximate focal length. आप इजीली फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जो डिस्टेंस होगा मिरर और फोकल पॉइंट के बीच में वही तो हमें फोकल लेंथ बताता है। मान लो ये मिरर है एंड दिस इज द पोल एंड दिस इज द फोकस, सो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो फोकल लेंथ होती है। तो ये तो हमें पता है ना, ये तो हमें पता है, तो इसका मतलब हम इजीली फोकल लेंथ को डिटरमिन कर सकते हैं। मिरर और फोकल पॉइंट के बारे में तो आपको पता ही कि उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो इट विल गिव्स द फोकल लेंथ। लाओ लुक, है ना, चलिए मैम इजी है, बिल्कुल मैम इजी है। नेक्स्ट 31st, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का बताना है आपको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। या देखो सिंपल सी बात है, आप बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। इट इज व्हाट, इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है बेटा, ठीक है। तो दिस इज लाइक, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लो रेज आपकी आई यहाँ से, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ना ये ना आपकी इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगी, बट आपको पता है ये भाई हम तो इसको खींच के पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो डाइवर्जिंग मिरर है। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, अब ये बोल रहे हैं आपने इन्फिनिटी पर रखा, तो इन्फिनिटी पर रखा जब तो रेज आपकी पैरेलल आ रही है, तो इमेज आप देख रहे हो कहाँ पे बन रही है, आपके फोकस पर इमेज मिरर के पीछे बन रही है और काफ़ी छोटी साइज की बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है, सच में रिफ्लेक्टिंग रेज मीट नहीं कर रही है। जब आप देख रहे हैं, जब आप उसको कहाँ रख रहे हैं, एट इन्फिनिटी पर, तो ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि सच में रिफ्लेक्टिंग रेज नहीं मिल रही है, क्योंकि ये तो भाई डाइवर्जिंग है ना नेचर में। नेक्स्ट आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे फोकस पर बन रही है, एट फोकस, और कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, वेरी डिमिनिश्ड, काफ़ी छोटी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देखेंगे इसमें आप इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज इमेज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब आपने क्या करा, आपने इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ऑब्जेक्ट को पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा, ठीक है। तो ये आपकी रेज गई, तो ये आपकी इस तरीके से चली जाएगी बेटा, पैरेलल है, तो ये आपकी भले से डाइवर्स कर जाएगी, बट इट विल पास थ्रू द फोकस ना, वर्चुअली, क्योंकि वो पैरेलल आ रही है। तो बिल्कुल मैम। नाउ मान लो कोई पोल से जा रही है, ठीक है, कहाँ से जा रही है, कोई आपकी पोल से जा रही है, तो आपको पता है पोल से जा रही है तो वो आपकी एज इट इज निकल जाती है, या फिर मान लो कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये आपकी एज इट इज चली जाएगी ना, जैसे आई थी वैसे चली जाएगी। तो मतलब इमेज आपकी कहाँ बनेगी बेटा, इमेज आपकी पोल और फोकस के बीच में बनेगी, सीधी इमेज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी।
ठीक है, देखो वर्चुअल है क्योंकि सच में रिफ्लेक्टिंग रेज नहीं मीट कर रही है, और बिल्कुल सीधी इमेज बनी है, इरेक्ट इमेज बनी है। डन, बिल्कुल मैम, स्क्रीनशॉट लो। ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ऐसी कि आपको समझ में नहीं आ रहा। आप देखो रे डायग्राम्स भी, सब कुछ ईजी है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड ना, तो आप कभी भी मतलब आपको लगेगा नहीं कि मैम हमसे कुछ हुआ नहीं, वहाँ पे आपसे सब हो जाएगा यार, यकीन रखो सब होगा। 32 का ए है, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सिंपल सी बात कहता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। जो आपको अगर मैं इस फॉर्मूले से, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा है, अगर मैं इस फॉर्मूले को आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि H जो है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। what it means that कि heat is directly proportional to current, so when you will pass the more current, ठीक है, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। समझ रहे हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही होती है तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, नेक्स्ट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जितने ज्यादा टाइम के लिए पास करोगे उतनी ज्यादा वो अप्लायंस आपका हीट होगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे? बिल्कुल मैम, ये सारी चीजें हम लोग आपकी समझ रहे हैं। यार सेशन को लाइक कर दो भाई, इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस और फॉर अ गिवन करंट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। तो H क्या है? हीट प्रोड्यूस, I है करंट, R है रेजिस्टेंस, एंड T है टाइम फॉर विच अ करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। सिंपल सी बात है भाई, कि कितने टाइम तक रजिस्टर से करंट फ्लो हो रहा है ना? बिल्कुल मैम। नेक्स्ट, इतना इजी था यार। बी, देखो भैया इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। मैम आप बोलेंगे मैम आप तो बोल रही हैं हम आपके साथ हैं, हमारा क्या होगा बोर्ड में? अरे आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ अच्छा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 लैम्प्स आर रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। ओके, बोल रहे हैं 2 लैम्प्स है स्टूडेंट, एक है 100 वाट का, वोल्टेज उसका गिवन है, तो मतलब पावर गिवन है उसकी 200 नहीं यार 200 100 वाट, V गिवन है आपको विच इज 220 वोल्ट। नेक्स्ट अदर लैम्प जो है स्टूडेंट, उसकी पावर आपको गिवन है 60 वाट, और V तो सेम ही है विच इज 220 वोल्ट, V तो आपका सेम ही है। पैरेलल में कनेक्टेड है भैया, तो पैरेलल में तो आपको पता ही है ना, पैरेलल में क्या होता है, V आपका सेम रहता है और I आपका चेंज हो जाता है करंट। ठीक है, तो फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ये बोल रहे हैं कि भाई आपको करंट बताना है, तो करंट तो डिफरेंट ही होगा ना, दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। सो जस्ट सिंपल यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू VI। क्योंकि इसमें आपसे करंट पूछा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ क्योंकि आपको क्वांटिटीज गिवन है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लैंप एक ही बात कर रही हूँ, लैंप 1, और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ लैंप 2 की, और दोनों में आपको करंट पता करना है। करंट तो अलग ही रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट P इज इक्वल्स टू V इंटू I, तो आपको I कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। तो पावर कितनी रहेगी स्टूडेंट? पावर है 100 और V कितना रहेगा 220, तो 0 से 0 कैंसिल। बिल्कुल मैम, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 5 11। ठीक है मैम, 11 से अगर हम लोग इसको काटेंगे, 11 से 5 को काटेंगे तो पॉइंट लगा के हम लोग 0 बढ़ाएंगे, तो 11 4 44, 6 आएगा, पॉइंट तो लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे तो 11 5 55, तो 0.45 एम्पियर करंट। आप लैम्प 2 का निकालेंगे तो विच यहाँ पे भी सेम यूज करेंगे, P इज इक्वल्स टू V इंटू I, तो I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। तो पावर कितनी है स्टूडेंट? पावर है आपकी 60 और नीचे आएगा 220, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से रहेगा 2 3 एंड 11 आएगा आपका यहाँ से। तो 11 से अगर हम लोग 3 को कैंसिल करेंगे, पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे, 11 2 22, 8 आएगा आपका। ठीक है, तो पॉइंट तो लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 11 7 77, तो विच विल बी 0.27 एम्पियर। तो भाई ये करंट आपके रहेंगे दोनों लैंप्स के थ्रू। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस जल्दी से। ओके, 0.45 एम्पियर, 0.27, ईजी है। ओके, तो और हम लोग देखेंगे डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस स्टूडेंट एज नाउ, है ना, अभी नहीं है, जैसे कि आप लोग को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, बट इफ दिस इज हियर तो आई विल एक्सप्लेन यू। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो कंडक्टर के अंदर, तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरे कंडक्टर में करंट को इंड्यूस कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब इतना याद रखो यार, क्योंकि टॉपिक बड़ा है थोड़ा सा, सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। अभी आप याद रखो कि ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका बी पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज ए, ये आपका ए था, उसका बी पॉइंट है और में 2 कॉइल्स पी एंड एस आर वाउंड ओवर द सेम आयरन कॉइल, ठीक है। दो कॉइल्स हैं स्टूडेंट पी और एस, उनको सेम आयरन कोर पर आपने कॉइल अप किया है। सो कॉइल पी इज कनेक्टेड टू बैटरी, तो कॉइल जो पी है उसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया है एंड द एस इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, आपने एस को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। राइट और ऑब्जर्वेशंस, तो आपको पता है स्टूडेंट आपको क्या ऑब्जर्वेशन बतानी है जब करंट इन द कॉइल पी इज स्टार्टेड बाय क्लोजिंग द पी, कि भाई करंट पी कॉइल में कितना है। नेक्स्ट करंट कंटिन्यूज टू फ्लो इन कॉइल पी, करंट इन कॉइल पी इज स्टॉप्ड बाय रिमूविंग द की, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर सच ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, जैसे पहला है देयर इज अ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद कॉइल ड्यू टू इंड्यूस करंट। देखो यार सिंपल सी बात है कि अगर आपने क्या किया है, अगर आपने आयरन के ऊपर इस तरह से कॉइलिंग कर रखी है तो इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल मैम। अब आपका जब आप करंट को फ्लो करा रहे हो कॉइल को की को बंद करने के बाद, तो भाई जो आपका आप जो गैल्वेनोमीटर आपने लगा रखा है, जो आप करंट वहां से देखोगे तो उसमें आपको डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। क्या आपको वहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला, क्योंकि करंट इंड्यूस करंट की वजह से, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन बिकम जीरो। सेकेंड वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट आपका, जब आपने करंट कंटिन्यूज टू फ्लो इन कॉइल पी, भाई जब आप करंट आपका कंटिन्यू फ्लो करेगा तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होना। नेक्स्ट करंट इन कॉइल पी इज स्टॉप्ड बाय रिमूविंग द की, तो आपको जब भी क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो डिफ्लेक्शन क्यों होगा भाई, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर हम लोग रीजंस को पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस बट द इंड्यूस करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। डन, ओके मैम। चलिए तो देखो सिंपल सी बात है, पहले वाले में जब आप की को क्या करोगे, कॉइल पी को आप स्टार्ट करोगे, करंट इन द कॉइल पी इज स्टार्टेड बाय क्लोजिंग द की, तो होगा क्या भाई वहाँ पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पे टेक्स प्लेस, वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फील्ड आपका चेंज हो रहा होगा। दूसरे केस में आप जैसे ही क्या करोगे, करंट कंटिन्यू टू फ्लो, जैसे कॉइल में करंट आपका कंटिन्यूसली फ्लो करेगा तो आप देखेंगे करंट वहाँ पे स्टेशनरी हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा फील्ड में, तो इसकी वजह से वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं 33, डिफाइन अ फूड चेन। तो डिफाइन फूड चेन, फूड चेन क्या होती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है, उस प्लांट को खाया एक डियर ने, इस डियर को खाया एक लॉयन ने, तो इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है फॉर एनर्जी, फॉर फूड, एंड दिस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है स्टूडेंट यही है आपका फूड चेन। सो डिजाइन अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर चल रही हो, ठीक है। तो 4 ट्रॉफिक लेवल की आपको बनानी है, ये मैंने 3 की बनाई थी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आपका क्या है, आपके पास एक प्लांट है, उस प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, इस ग्रास हॉपर को खाया एक फ्रॉग ने, और इस फ्रॉग को खा गया एक स्नेक। तो ये 4 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन बन गई है आपकी, ठीक है, विच इज T1, T2, T3 एंड T4 लेवल। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं इफ पॉल्यूटेंट एंटर्स एट द प्रोड्यूसर लेवल, ये बोल रहे हैं अगर कोई एक पॉल्यूटेंट है, मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, अगर वो T1 लेवल पर एंटर कर जाए तो ऑर्गेनिज्म ऑफ which trophic level will have the maximum concentration of the pollutant in their bodies, what is the phenomena called? स्टूडेंट इस phenomena को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो व्हेन अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लाइक हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बेसिकली दे विल, जो पेस्टिसाइड होते हैं वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पेस्ट को मारने के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सो वो आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे और वो उसकी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी T4 लेवल पर इस फूड चेन के अंदर, एंड दिस मैकेनिज्म या दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। So chain of organism formed as a result of eating or being eaten up by organism is called food chain. A series of organism feeding on one another is called food chain. Obviously बात है, when an organism eat some another organism, so there will be a series, there will be a sequence. So this is called a food chain. है जैसे आप देखो ग्रास ने खाया इंसेक्ट को, इंसेक्ट ने खाया फ्रॉग, मतलब कि इंसेक्ट को खा गया फ्रॉग, फ्रॉग को खा गया स्नेक। सो आप टर्शरी ट्रॉफिक लेवल पर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका स्नेक है, टर्शरी नहीं आपका, हाँ ये T1 लेवल पर, ये T2 लेवल पर, ये T3 पर, ये T4, वो एक क्वाटर्नरी लेवल पर है। सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूला को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, टर्शरी नहीं, इट इज अ क्वाटर्नरी, क्योंकि वो T4 लेवल पर है। नेक्स्ट डिटेल आंसर आप लिख सकते हैं इस तरीके से पूरा, बट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। नाउ हम लोग आज के स्टूडेंट सेक्शन डी पर, और सेक्शन डी आपका क्या आपका स्टार्ट हो रहा है, विच विल बी वेरी इजी, लॉन्ग आंसर आप देखेंगे इसमें, फिर आपका सेक्शन ही एंड देन आपका सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। चलिए 34, एक कार्बन कंपाउंड है P ऑन हीटिंग विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। P को आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट, P को आप हीट कर रहे हो विद एक्सेस H2SO4, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ फॉर्म अनदर कार्बन कंपाउंड, एक यहाँ से Q कार्बन कंपाउंड बन रहा है, आप इसको हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, विच ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, जिसमें जब आप इसमें क्या कर रहे हो, जब आप इसमें
हाइड्रोजन को इस क्यू वाले में जब आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो इट विल फॉर्म अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर। तो ये एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड दे रहा है आर। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है? जो आपका सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं। फिर आपका ये जो आर वाला मॉलिक्यूल है ऑन कंबशन, जब आप इसका कंबशन कर रहे हो तो ये 2 मॉलिक्यूल बना रहा है CO2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है भाई, जब आपने आर का क्या किया, जब आपने आर का कंबशन किया तो इसने क्या दिया, इसने आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिए CO2 के और 3 मॉलिक्यूल दिए इसने आपको वाटर के। आइडेंटिफाई PQR। यार इतना आसान है, बताओ भाई क्या होगा ये, जल्दी मुझे आप लोग बताइए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो रहा है हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। इसका मतलब ये जो भी कंपाउंड है ये एल्कीन है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? आप वाटर को लूज कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। फॉर ऑब्वियस आप वाटर को लूज कराएंगे, दैट इज वाई यू आर यूजिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना? बिल्कुल मैम। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, P होगा आपका इथेनॉल, क्योंकि आपको पता है बेटा इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे, P होगा आपका इथेनॉल, P इज इथेनॉल विच इज C2H5OH। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूंगी तो 2 कार्बन HHHHHOH, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, तो वाटर लूज हो गया, वाटर आपका लूज हो गया ना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कार्बन, और उन दोनों पे लगे हुए 2 हाइड्रोजन। तो भाई यहाँ पे आप वैलेंसी इसको पूरा करेंगे, 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड लगाएंगे आप यहाँ पे, तो दिस इज अ एल्कीन विच इज अ इथीन। अब आप क्या करेंगे इसमें, जब आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, निकल की प्रेजेंस में। तो आपका P हो जाएगा क्या, इथेनॉल, आपका Q हो जाएगा इथीन, और जब आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा इथेन। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इथेन, दिस इज इथेन। और जब आप इथेन का कंबशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CO2 और वाटर मिल जाएगा, और साथ में हीट रिलीज हो जाएगी, बिकॉज जब आप एक हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, आया कि नहीं आया? कंबशन में आपको पता ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपको लगती है, दैट इज वाई आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं और पे 34 में आपको एक और क्वेश्चन गिवन है, सोप एंड डिटर्जेंट्स बोथ आर टाइप ऑफ सॉल्ट्स। दोनों ही सॉल्ट्स के टाइप हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताइए। सबसे पहले सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये बेंजोइक या फिर सल्फोनिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप माइसल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वाई डज सोप डज नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर? बिकॉज हार्ड वाटर में जो आयंस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं और स्कम का फॉर्मेशन कर देते हैं, इसलिए वो झाग नहीं बनाते। मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम्स दैट अराइजेज ड्यू टू यूज ऑफ डिटर्जेंट्स। भाई डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो नेचर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। समझ में वाला पॉइंट आप लोग? बिल्कुल मैम। सो सोप्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं वो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट बी, द डर्ट इज ऑयली इन नेचर। आपको पता है भाई जो डर्ट है वो ऑयली है, और अगर मैं सोप के मॉलिक्यूल को दिखाऊंगी आपको तो उसकी ये मुंडी हो गई और ये उसके पैर हो गए, तो पैर तो उसके हाइड्रोफोबिक हैं, हाइड्रोफोबिक, और मुंडी जो है उसकी हाइड्रोफिलिक है। इसको डर नहीं लग रहा बिल्कुल पानी से, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, जब आप पानी में सोप को ऐड कर दो तो इट्स मॉलिक्यूल फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसल। ये माइसल का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट, इन विच अ कार्बन चेन ऑफ द मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन ऑयल व्हाइल द एवनिक एंड डिसॉल्व इन वाटर एंड फेसेस आउटसाइड। तो इस तरीके से ये डर्ट है, तो इसके अराउंड लेग्स आ जाएंगे, मतलब टेल आ जाएगी और गर्दन चली जाएगी बाहर की तरफ को। ठीक है मैम, बिल्कुल। सो दिस माइसल दस हेल्प इन डिजॉल्विंग द डर्ट इन वाटर। इस माइसल की वजह से जो डर्ट है वो आपकी डिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट नोट 1 मार्क टू बी अवॉर्डेड इफ ओनली लेबल डायग्राम माइसल इज अगेन। भाई देखो मैंने बना दिया, मैंने दिलवा दिया आपको 1 नंबर और। नेक्स्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट हार्ड वाटर में, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं स्कम का, सोप के साथ। तो इस वजह से हम लोग सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बट डिटर्जेंट्स को कर सकते हैं। क्योंकि डिटर्जेंट्स क्या हैं आपके, डिटर्जेंट्स जो हैं आपके सल्फोनेट्स क्या है, आपके डिटर्जेंट्स कहाँ पर है, सल्फोनेट और अमोनियम सॉल्ट हैं लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता कैल्शियम और मैग्नीशियम का। सो 2 प्रॉब्लम्स देखो, डिटर्जेंट्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो पॉल्यूशन तो कॉज करेंगी। डिटेल आंसर आप ये लिख सकते हैं, सोप सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिटर्जेंट्स इज आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
ठीक है। नेक्स्ट, सोप कैन नॉट बी यूज विद हार्ड वाटर बिकॉज दे फॉर्म अ स्कम, बट डिटर्जेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये स्कम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो फुल्ली बायोडिग्रेडेबल होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, दे टेक अ टाइम टू डिजोल्व इन वाटर, दे डिजोल्व फास्टर इन वाटर, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, क्लींजिंग एक्शन आप देख पाएंगे तो सोप जब आपका वाटर में डिजोल्व होता है तो वो माइसल का फॉर्मेशन करता है, दिस इज द डर्ट पार्टिकल। तो इसके अराउंड क्या होगा, जो आपका कैसा पार्ट है, नॉन आयोनिक पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो हाइड्रोफिलिक वो फोबिक है नेचर में, तो वो इसके अराउंड आ जाएगा, ऑयल पार्ट के अराउंड। और जो आपका क्या है, जो आपका आयोनिक पार्ट है वो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा। डन, बिल्कुल मैम। तो भाई देखते हैं, प्रॉब्लम्स भी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब आते हैं 35 का ये है, नेम द रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एग। आपको अगर पता हो फ्रेंड कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा होता है, दिस इज द यूट्रस आई एम मेकिंग, दिस इज द एंड दिस इज द फैलोपियन ट्यूब विच आई एम मेकिंग। डन, बिल्कुल मैम। दीज आर द ओवरीज हियर। सो आपको पता है फ्रेंड, जो एग को प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी जो ओवरीज होती हैं वही एग को प्रोड्यूस करती हैं, दे विल प्रोड्यूस द एग। नेक्स्ट, वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक प्लेस। देखो आपको पता है यहाँ से एग को यहाँ पर लाया जाता है, यहीं पर ही स्पर्म आता है और यहाँ पर उनका फ्यूजन हो जाता है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में। वेयर जाइगोट इम्प्लांटेड, तो बेटा ये जो जाइगोट आपका बना है ये आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है ना, दिस इज द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। सो ओवरी, ऑब्वियस बात है, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब इन्होंने बहुत ही, मैं जैसे मैं आपको बताती हूँ, दिस रीजन, दिस ये जो आपका थोड़ा फूला हुआ रीजन, हम इसको एम्प्यूला बोलते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, वेयर जाइगोट गेट इम्प्लांटेड, जाइगोट इम्प्लांट होता है यूट्रस की लाइनिंग में, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट हैपन टू द जाइगोट आफ्टर इट गेट इम्प्लांटेड। आपको पता है स्टूडेंट, जो आपका जाइगोट है वो आपका एम्ब्रियो में तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल मैम। द जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस फॉर्म प्लेसेंटा, और ऑब्वियस सी बात है भाई वो प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लीजिए दिस द यूट्रस, ठीक है, और मान लो ये बच्चा आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो ये दिस इज द प्लेसेंटा, एंड यहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू ये बच्चा कनेक्टेड रहेगा थ्रू द अम्बिलिकल कोड। ठीक है, दिस इज द प्लेसेंटा। अब आपको पता है बेटा, प्लेसेंटा जो बनती है वो माँ और बच्चे से दोनों से बनती है। ठीक है, माँ की ब्लड वेसल्स पार्टिसिपेट करती हैं, बच्चे की तरफ से विलाई का फॉर्मेशन होता है, देन देयर विल बी अ इंटर डिजिटेड कनेक्शन। ठीक है, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है। सो द जाइगोट स्टार्ट cleavage to form a mass of cells which changes into several germ cell by gastrulation which form organs by the process of organogenesis। क्या होता है, जो आपका जाइगोट है बेटा, वो जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, एंड देन अल्टीमेटली ये बच्चा पूरा फुल्ली ग्रोन हो जाएगा। ठीक है, एट योर लेवल आई विल नॉट एक्सप्लेन यू के व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग द 9 month। ठीक है, बट फर्स्टली आई एम टेलिंग यू दिस के बच्चे का हार्ट सबसे पहले डेवलप होता है, इतना आप याद रखो। ठीक है, ओके। उससे हमें पता चलता है, डॉक्टर धड़कने सुनता है कि बच्चा सही है नहीं है, मतलब जिंदा है या नहीं है। 35 में और हम आप कर सकते हैं, मेंशन द ऑर्गन दैट इन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स। आपको पता है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस विल अकर इन द ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, है ना? बिल्कुल मैम। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? भाई आपको पता है रॉ मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हाउ दे आर ऑब्टेन्ड? तो आपको पता है बेटा, CO2 हमें मिलेगी एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वाटर हमें मिलेगा फ्रॉम रूट्स, मतलब सॉइल, रूट्स बोल रही हूँ, सॉइल। ठीक है, बिल्कुल मैम। सो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्राना एंड स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन अ ग्रीन प्लांट। देखो यार, सिंपल सी बात है, दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज द ग्राना। ये पूरा ग्राना है, एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलाकोइड, और इसी में पूरी रिएक्शन चली होती है क्योंकि क्लोरोफिल इसी के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है मैम। नेक्स्ट, जो रॉ मटेरियल्स होंगे रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 एंड वाटर, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट, CO2 हमें मिलती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, जो स्ट्रोमाटा के थ्रू एंटर करती है इन द प्लांट। आपको पता है ना, देयर इज अ स्ट्रोमाटा जिसके थ्रू CO2 अंदर एंटर करती है एटमॉस्फेयर से, और रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से थ्रू द रूट हेयर्स। नाउ जो आपको पता है भाई, रिएक्शन आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, जो आपका CO2 है वो वाटर से रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, ग्लूकोज, विच इज C6H12O6, और साथ में बनाएगा ऑक्सीजन गैस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लोरोफिल,
एंड सनलाइट। अब आप बोलेंगे मैम क्लोरोफिल एंड सनलाइट, भाई आपको पता है ना क्लोरोफिल और सनलाइट के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल मैम। जो बाय प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट, इसका बाय प्रोडक्ट होता है आपका क्या, ऑक्सीजन गैस। क्या, ऑक्सीजन गैस और ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन गैस के बिना तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं 36 क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। आपको एक इरेक्ट इमेज चाहिए, सीधी इमेज चाहिए एक ऑब्जेक्ट की यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। यार देखो सिंपल सी बात है, इरेक्ट इमेज आपको एक ही केस में मिलेगी जब आप कॉनकेव मिरर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है, देन ये रेज आपकी जाएंगी पैरेलल, तो इट विल पास थ्रू द फोकस। एंड इफ अ रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपकी एज इट इज चली जाएगी, मतलब आपकी इमेज आपको पीछे की तरफ मिलेगी, बट आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी। ये बोल रहे हैं फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर की है, पोल और फोकस से लेके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर की है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये बोल रहे हैं भाई क्या डिस्टेंस होगी जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो आप ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर से पहले रखेंगे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज डिस्टेंस इज व्हेन अ इमेज इज फॉर्म्ड इन। ये बोल रहे हैं कि आपको कॉनकेव मिरर के केस में बताना है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगी जब आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, एंड व्हेन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट कि अगर आपका मिरर के पीछे बन रही है इमेज या फिर मिरर के आगे बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपको समझ में आ गया ना, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ये तो मैम हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, रेंज ऑफ डिस्टेंस वो कितनी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 0 से लेकर 12 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। जैसे ये पूरी 12 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में कहीं होना चाहिए, तो 12 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए डिस्टेंस और 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर बोले व्हेन द इमेज इज फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज टेकन एज नेगेटिव। भाई जब आप कहाँ रखोगे, इधर साइड रखोगे, मतलब इमेज अगर आपकी इधर साइड बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो नेगेटिव होगी, और अगर आपकी पीछे बन रही है तो पॉजिटिव होगी, है ना। यस मैम। नेक्स्ट द इमेज, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ रे डायग्राम। ऑब्वियस सी बात है भाई जो पीछे इमेज बनेगी वो आपकी ज़्यादा साइज की होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। डन। नेक्स्ट 36 का और मैं आपको गिवन है, वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये बोल रहे हैं इमेज कहाँ पर बनेगी इस ऑब्जेक्ट की अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। सो दिस इज द यू -24 सेंटीमीटर, बिकॉज आपको पता है आप मिरर के सामने रख रहे हो। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, एफ आपको गिवन है विच इज 12 सेंटीमीटर, विच शुड बी नेगेटिव, विच शुड बी नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द पोल एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 12 है, और ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को आपने रखा है 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, मतलब 12 का डबल, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपने ऑब्जेक्ट को रख रखा है यहाँ पे। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज जो है वो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलती है। तो आपको पता है यहाँ से रेज जाएंगी पैरेलल, तो इट विल पास थ्रू द फोकस। मान लो एक पोल से जा रही है स्टूडेंट, अरे अगर मान लो एक आपकी पोल से नहीं फोकस से पास करा, तो फोकस से जा रही है तो ये आपकी पैरेलल जाएगी, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। सेम साइज की होगी, बस उल्टी होगी। तो अभी आपसे क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस रीजन। सो शो द पोजिशन ऑफ पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द अबव रे डायग्राम्स। ठीक है, देखो ये सिंपल सी बात है, पोल दिस इज पोल, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस दिस इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इमेज की डिस्टेंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट, वैसे सेम उसकी बनेगी। तो आप देखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये आपको गिवन है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, तो फोकल लेंथ आपकी क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन रहेगी। फोकल लेंथ तो आपको 12 सेंटीमीटर गिवन रहेगी ना, ठीक है, बिल्कुल मैम। एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 24 सेंटीमीटर, तो इमेज भी आपकी, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, तो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो इमेज भी आपकी सी पर बनेगी और सेम डिस्टेंस पर बनेगी, है ना। नेक्स्ट आता है सेक्शन ई, एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन फ्रॉम द टुडेज सेशन। सो उसके बाद हम लोग इसको खत्म कर देंगे। गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ये आप देख रहे हो, ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आपको दिखा रहा है। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। इस डायग्राम को स्टडी करो, 4 क्वेश्चंस के आंसर करो और अपने 4 नंबर ले जाओ। पहला है आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड ABCDEF। ABCDEF आपको पहचानना है भाई, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। दीज आर टेस्टिस, ओवरीज, पेनक्रियाज,
एड्रीनल ग्लैंड, ये आपका हो जाएगा कौन सा, थायराइड ग्लैंड, एंड दिस इज द पीनियल ग्लैंड। मुझे यार दिख नहीं रही, अभी पता चलेगा, ठीक है। फिर विच ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम ही सिक्रीट करती है, हार्मोन भी इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम का, इसलिए उसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। बिल्कुल मैम। तो आप देखेंगे गिवन डायग्राम में, हाँ देखो पिट्यूटरी है, दिमाग में है ना ये, क्योंकि यहाँ पे 3 होती है ना आपकी। सो ये हो जाएगी आपकी पिट्यूटरी, ये हो जाएगी बी वाली थायराइड ग्लैंड, सी हो जाएगी एड्रिनल ग्लैंड, डी आपकी हो जाएगी पैनक्रियाज, ई आपकी हो जाएगी ओवरी, और एफ आपकी हो जाएगी टेस्टिस। विच ग्लैंड सिक्रीट्स, मैंने आपको बताया बेटा पैनक्रियाज, ठीक है। जो ग्लैंड डी है आपकी, कहाँ गई, ये रही ग्लैंड डी, जो है जो आपकी पैनक्रियाज है, वो हार्मोन और एंजाइम दोनों को सिक्रीट करती है, दैट इज वाई हम इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ केमिकल प्रोड्यूस बाय ग्लैंड एफ। ग्लैंड एफ जो केमिकल प्रोड्यूस करेगा, तो एफ ये है ना, तो एफ है टेस्टिस, तो टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जब प्रोड्यूस होता है मेल्स की बॉडी में, तो उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सो आप देखेंगे एफ है आपकी टेस्टिस, ये हार्मोन सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन, जो स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है मेल्स में, दाढ़ी आना, मूछे आना। नेक्स्ट 37, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज अनपेयर्ड, जो अनपेयर्ड है स्टूडेंट। तो आपने देखा स्टूडेंट वहाँ पे आपकी आपने देखा कि 2 एड्रिनल ग्लैंड्स थी, किडनी पर प्रेजेंट थी, ठीक है। जो एड्रिनल ग्लैंड्स का एड्रिनलिन ग्लैंड हार्मोन का फॉर्मेशन कर रही थी। टेस्टिस भी पेयर्ड होते हैं, ओवरीज भी पेयर्ड होती है, बट क्या मैंने आपको कहीं बोला कि पैनक्रियाज पेयर्ड है? नहीं है मैम, बिल्कुल भी। सो आप देखेंगे यहाँ पे विच सिक्रीट सेक्स हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कैसी होती है, जो ब्रेन में प्रेजेंट होती है, वो भी आपकी कैसी होती है, अनपेयर्ड होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड एंड सिक्रीट अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। ओवरीज आपकी पेयर्ड ग्लैंड होती है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। सो आपको बताना है अनपेयर्ड कौन सी है, अनपेयर्ड है आपकी कौन सी बेटा, अनपेयर्ड है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है और जो सारे ग्लैंड्स के को कंट्रोल कर रही होती है। 38, अ लिविंग बीइंग डज नॉट लिव इन आइसोलेशन। ये बोले एक लिविंग बीइंग कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता, मतलब बिल्कुल अकेला कि उसका आइसोलेट कर दिया जाए। इट हैज़ टू कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसको कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या करना होता है, इंटरेक्ट करना होता है। एंड हैज़ टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली फॉर इट्स सर्वाइवल, और सही से रिस्पॉन्ड भी करना होता है अपने सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ हंग्री लॉयन स्पॉट अ डियर, मान लो एग्जाम्पल ले लो कि एक हंग्री लॉयन है जो बहुत भूखा है, उसने एक डियर को देखा। सो द लायन हैज़ टू क्विकली मेक अ मूव सो दैट ही कैन हैव इट्स फूड। तो लॉयन को बहुत क्विकली मूव करना पड़ेगा जिससे कि उसको खाना मिल जाए, डियर मिल जाए। ऑन द अदर हैंड द डियर नीड्स टू क्विकली मेक अ मूव टू रन फॉर इट्स लाइफ, और डियर को बहुत तेज़ी से भागना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। So the responses which are living being make it in relation to external stimuli are controlled and coordinated by a system। वही जो responses हैं हमारे external environment के साथ, वो बहुत ही control and coordination की तरह, मतलब control किया जा रहा है और coordinate आपस में बातचीत हो रही है organs की, तब जाके हम वो actions कर पा रहे हैं, especially in complex organisms. So control and coordination is essential in maintaining a state of stability and a steady between the internal condition of an organism and the external environment. The neural system of all animal is composed of highly specialized cell called neurons। और आपको बताया हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, जैसे एनिमल्स की अगर मैं बात करूंगी, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम आपका न्यूरॉन से बना होता है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, विच कैन डिटेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को रिसीव करके उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। इन ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन इज लार्जेस्ट सेल। हमारी बॉडी में न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल होता है स्टूडेंट। इट इज एलोंगेटेड ब्रांच सेल। आपको पता है बेटा यहाँ पर ये आपका न्यूरॉन है इस तरीके से, दिस इज द न्यूरॉन, दीज आर द डेंड्राइट्स। These are what? These are the dendrites। ठीक है, तो डेंड्राइट्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन जाती है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाती है एक्सॉन में, एक्सॉन से जाती है एक्सॉन टर्मिनल में। डन? बिल्कुल मैम। सो नेम द टिश्यू दैट प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको 2 टिश्यूज बतानी है स्टूडेंट जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो आपके 2 टिश्यूज हो जाएंगे आपके, वो कौन से हो जाएंगे, एक तो नर्वस टिश्यू हो जाएगा और एक मस्कुलर टिश्यू रहेगा। बिकॉज विदाउट नर्वस टिश्यू आप किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं कर सकते, एंड विदाउट मस्कुलर टिश्यू यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। इफ अ स्नेक इज सिटिंग ऑन योर हैंड, यू जस्ट एकदम से आपके न्यूरॉन्स को पता चला, न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले गया, ब्रेन ने प्रोसेस किया कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है, ब्रेन ने न्यूरॉन को भेजा, मसल को कमांड दी गई, मसल ने एकदम से मूव किया एंड उस सांप को हटा दिया। तो दोनों ही टिश्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट सेल। तो कौन सी लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में? न्यूरॉन।
नेक्स्ट, नेम 2 मेन ऑर्गन्स ऑफ अवर CNS। तो आपको पता है बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो ऑर्गन से बनता है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। डन। विच वन ऑफ देम प्ले अ मेजर रोल इन सेंडिंग कमांड्स टू मसल टू एक्ट विदाउट इन्वॉल्विंग थिंकिंग प्रोसेस। तो आपको पता है स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड, जब आपका थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कमांड कर रहा होता है मसल्स को। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन, जहाँ पर हम लोगों ने बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स किया है अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल मैम। नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 2 मेन ऑर्गन हो जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको पता है स्टूडेंट स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है जब विदाउट थिंकिंग वाले प्रोसीजर्स होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब यार मान लो सांप हाथ पे बैठ जाए तो तुम क्या सोचोगे क्या बैठ के कि अरे इसको हटाऊं या नहीं हटाऊं, अच्छा बेटर रहने तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, ऐसे तो नहीं करोगे, एकदम से हटाओगे ना उसको, करोगे ना ये काम आप लोग, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट, और मैं आपको गिवन है 38 का, स्टेट द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरॉन। भाई आपको पता ही है, आपको अच्छे से मालूम है, तो आपको फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर यूनिट में आपको बताया चाहिए। जैसे सेल बॉडी, तो ये मेनली कंसर्न होती है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल। डेंड्राइट जो होते हैं इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, एक्सॉन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल तक जाती है और एक्सॉन टर्मिनल से वो सिग्नल केमिकल के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 39 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन, उसके बाद आपका सेशन हो जाएगा बिल्कुल एंड। 39, द डायग्राम गिवन बिलो शोन एन ऑब्जेक्ट O एंड इट्स इमेज। ठीक है भाई, ये डायग्राम आप देख रहे हो आप, ये कौन सा लेंस है, दिस द कॉन्वेक्स लेंस। विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग द रे डायग्राम स्टेट द फॉलोइंग। बिना रे डायग्राम बनाए आपको चीज़ें बतानी है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो बेटा, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, F और O के बीच में रखा है। ठीक है, बिल्कुल मैम। और इमेज जो है आपकी आई है। टाइप ऑफ लेंस, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, यार सिंपल सी बात है, वो है कॉन्वेक्स लेंस। देखने में लग रहा है कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग होता है ना, बिल्कुल मैम। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ये रेस को कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट, नेम 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच सच एन इमेज इज ऑब्टेन। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब के थ्रू आप इजिली इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो फॉर द गिवन केस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। आप देख ही रहो भाई, पोल और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस केस में। सी, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय कॉन्केव मिरर। अगर आप कॉन्केव मिरर से इसको रिप्लेस करोगे तो कॉन्केव मिरर भी आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है ना, यस मैम। अब ये बोल रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2, जिसकी फोकल लेंथ है f और ऑब्जेक्ट को आपने f/2 पर रखा है, मतलब फोकल लेंथ की हाफ डिस्टेंस पर रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने पोल और फोकस के बीच में ही रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपको पता है भाई कॉन्केव मिरर में आपकी इमेज जो है वो पीछे की तरफ बनेगी। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक इमेज आपकी वर्चुअल होगी, ऑब्वियसली बात है भाई, क्योंकि सच में रिफ्लेक्टिंग रेज मीट नहीं करेंगी ना आपकी। आप देखोगे तो पोल और फोकस से लेके होती है फोकल लेंथ। अब ये बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो f/2 पे रखा है, मतलब फोकल लेंथ की हाफ पे रखा है, मतलब कि f और p के बीच में रखा है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, इस केस में आपकी कैसी इमेज बनती है, इस केस में आपकी इमेज पीछे की तरफ बनती है। तो वर्चुअल होती है इमेज, सीधी होती है और एनलार्ज होती है। नेक्स्ट, और मैं आपको क्वेश्चन गिवन है, लिस्ट 4 प्रिकॉशंस विच अ स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व व्हाइल डिटर्मिनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग इमेज एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। आपको 4 प्रिकॉशंस बताने हैं। ठीक है, तो आपको पता है बेटा पहला क्या है, व्हाइल प्लेसिंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियरली विजिबल। ऑब्जेक्ट को रखने से पहले आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, द इमेज ऑन द स्क्रीन शुड बी शार्प, इमेज जो है शार्प और वेल डिफाइन होनी चाहिए। व्हाइल मेजरिंग ऑल द डिस्टेंसेज द स्केल शुड बी केप्ट पैरेलल टू द ग्राउंड। जब आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे होंगे तो आपको ग्राउंड के पैरेलल रखना है स्केल को, वरना अगर हिला तो सारा मामला खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, द मीटर शुड बी प्रॉपर्ली प्लेस बिटवीन स्क्रीन एंड सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मीटर जो है आपको प्रॉपर्ली प्लेस करना है स्क्रीन और सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। ठीक है, बिल्कुल मैम। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ सैम्पल पेपर 9। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने अच्छे से सैम्पल पेपर 9 को सक्सेसफुली खत्म कर लिया। अगर इसी बात पे अगर आपको समझ में आ गया तो रेड हार्ट कमेंट कर दो और सेशन को लाइक जरूर कर देना। आप लोगों को पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं, हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो स्टूडेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सैम्पल पेपर में, जो होगा आपका सैम्पल पेपर 8, तो अपना 10। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।